रही हैं। बहुत अच्छे। तीन स्टेट से 3 नारी शक्ति कल हमें 3 सेशंस हमें उपलब्ध कराएंगे। उनके अनुभव को, उनकी चुनौती, जो उन्होंने अपने इस फील्ड में जो चुनौती देखी, जो समस्याएं पाई, जो उन्होंने सफलता ली, या जो वो विश्वास करके कि उसमें हम आगे कुछ सफल हो सकते हैं प्रयासरत है, वो भी कल हमारे साथ आ रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि हमें इन नारी शक्तियों को, जो और नारी शक्तियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के कारण बनेंगे, जो आज नारी अपनी शक्तियों को मन में छुपाकर दबाकर रखी हुई है और समाज के लिए बढ़कर आगे काम नहीं करने के लिए आगे आ रही है संकोचवश, उनके उस संकोच को दूर करने में बहुत बड़ी साधन का काम करेंगे। और इसकी शुरुआत आज मैम कर रही हैं। मैम ने अपनी जिम्मेदारी को लिया और सबसे पहले इस कार्यक्रम में आगे आके हमें सहयोग दिया है। बस 2 मिनटों में हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमारा समय हो गया है, 7:05 को हम हमेशा की तरह सेशन करने जा रहे हैं। और मैम जो है, हालांकि सीबीआई और कई क्षेत्रों में पुलिस के कई विभागों के में काम करी है, लेकिन उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में भी बहुत बढ़िया काम किया है। और क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस से कहीं ना कहीं हम आरटीआई साथियों का हमेशा लेना देना बना रहता है कि हम किस तरीके से उनसे सहायता ले सके और हम उनके लिए किस तरीके से सहायक बन सकें, ताकि हमारे देश में भ्रष्टाचार को हम कम कर सकें। तो मैं सभी साथियों का, अभी हमारे साथ 43 साथी जुड़ चुके हैं, मैं सभी साथियों का मोबाइल म्यूट कर रहा हूं। और मैं सभी साथियों से आशा करूंगा कि जिन्होंने अपने नाम को नहीं लिखा हुआ है, वो अपने नाम और जिला लिख लें, ताकि अटेंडेंस के लिए उनकी पहचान की जा सके। मैं मैडम सुनीता जैन जी को, बहन सुनीता जैन जी को बोलूंगा कि वो अपना मोबाइल अनम्यूट करें। मैम प्लीज आप अपना मोबाइल अनम्यूट करें। आपको सभी साथियों की तरफ से नमस्कार, आपका अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस कार्यशाला में। और आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं आपसे, तो आप मंच को संभालें और हमें अपने ज्ञान का लाभ हमें उपलब्ध कराएं, अनुभव का। सबसे पहले कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन। देवेंद्र जी अग्रवाल साहब को स्पेशली आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मेरे को इस मंच पर आमंत्रित किया। इससे पहले मेरा कभी ऐसे सार्वजनिक मंच पर बोलने का अवसर नहीं हुआ। देखिए, न्यायालय में पैरवी करना अलग चीज होती है और किसी सार्वजनिक उसमें बोलना अलग चीज होती है। फिर भी इन्होंने मुझे विश्वास जता के जो बुलाया है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आप सब भी प्रशासन में भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयास कर रहे हैं अपने आरटीआई के माध्यम से, और सरकार भी यही चाहती है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो, नहीं हो, रोकथाम लगे। जब देश आजाद हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के जो वो थे, आईपीसी, मेरा मतलब है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर धारा 160 से 165 ए तक लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा थी और उनके सजा के प्रावधान थे। मगर भ्रष्टाचार की बढ़ती हालत को देखते हुए सबसे पहले भ्रष्टाचार अधिनियम 1947 संसद में पारित हुआ। मगर जब धीरे धीरे देखा कि वह अधिनियम भी पूरा नहीं हुआ, तो 1988 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू किया गया, जिसमें लोक सेवकों के अलावा आईपीसी के भी कई सेक्शंस, गबन के, पद से दुरुपयोग के, आय से अधिक संपत्ति के, रिश्वत के, सभी केसेस को इंक्लूड किया गया। 1988 का अधिनियम वर्तमान में लागू है, मगर इसमें भी कई
भ्रांतियां हुई, कई सारी मिसयूज हुए। इसलिए सरकार ने अभी 2018 में फिर एक अमेंडमेंट एक्ट पारित किया है, जिसके हिसाब से थोड़ा सा जो गलत जिनको फंसा दिया जाता है सरकारी सेवकों को या लोक सेवकों को, उनको बचाने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न किया है। इसके अलावा चूंकि 1988 के समय तक सजा के प्रावधान कम थे, इसलिए सजाएं भी बढ़ाई गई है। कम से कम सजा 3 साल कर दी गई है और अधिक से अधिक 7 साल कर दी, जबकि पहले 6 माह थी और 5 साल तक अधिकांश थी। अब 10 साल तक भी हो गई, पर अधिकतर सजाएं कम से कम 3 साल और 7 साल के दायरे में आ गई है, और इसके अलावा जुर्माने से भी दंडित होता है। शासन को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ये एक्ट 9 सितंबर 1988 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पे लागू किया गया। सबसे ज्यादा हमारे जो प्रशासन में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का मतलब तो आप समझते ही हैं, ऐसा आचार जो भ्रष्ट हो, जो भ्रष्ट आचरण है वो भ्रष्टाचार है। और उसके ऊपर अवरोध लगाने के लिए जो कानून बना है वो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है। इसके अंदर 31 धाराएं हैं और 5 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले जो इसके अंदर, आप बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। भ्रष्टाचार वही है जो लोक सेवकों के बीच उनके पदी कर्तव्यों के करने के बीच जो अवैध परितोषण लिया जाता है, जिसको हम आम भाषा में रिश्वत बोलते हैं, घूस बोलते हैं। पर रिश्वत या घूस की भी इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, पर अभी 2018 में रिश्वत को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है और वो कहा गया है कि कोई भी अनुचित लाभ, पहले कहते थे अवैध परितोषण, अब कहा है उसको अनुचित लाभ। इसमें इसका दायरा बढ़ गया। अनुचित लाभ से वो सारे लाभ हो जाते हैं कि आप उसकी सेवा ले, सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक किसी भी तरह से किसी भी अपने पदी कर्तव्य को करने या नहीं करने, या किसी को पर्टिकुलर को लाभ पहुंचाने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए जो लाभ किसी भी रूप में कैश या काइंड के रूप में लेता है, वह अनुचित लाभ है। इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 4-5 तरह से कार्रवाई करता है। किसी भी व्यक्ति के पद के दुरुपयोग के मामले संस्थित करके, बड़े बड़े कार्य में जो गबन या घोटाले होते हैं उनकी जांच करके, और जो आदमी अपने पद पर रहते हुए अपनी जो उसकी लीगल आय है जिसके लिए वो अधिकृत है, उसके अतिरिक्त अगर उसके पास बहुत ज्यादा आय हो जाती है, बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाती है, तो उसकी जांच करके उसके विरुद्ध भी अभियोग चलाया जाता है। इन सबसे ज्यादा भी अगर हम हैं पीड़ित, तो वो है किसी के रिश्वत लेने और देने से, जो जिससे आम आदमी त्रस्त है। अब सवाल यह है कि भाई रिश्वत कौन ले रहा है, कौन दे रहा है? तो सबसे पहले तो है लोक सेवक। अब हमें ये देखना पड़ता है कि लोक सेवक में हम किस किस को कहते हैं। परिभाषा 2 में लोक सेवक की परिभाषा पीसी एक्ट में जो दी गई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, वो है कोई भी व्यक्ति जो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन के लिए सरकारी सेवा में हो या सरकार की ओर से किसी भी लोक कार्य के लिए फीस, कमीशन या वेतन प्राप्त करता हो। यानी वो सरकारी की ओर से कोई भी सेवा में हो, तब तो वो कर्मचारी हो गया। और सेवा में नहीं है मगर उसको किसी भी लोक कृत्य के लिए सरकार की ओर से फीस प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे ऑथ कमिश्नर है, नोटरी पब्लिक है, तो इनको हम फीस देते हैं, तो इसलिए ये भी इस लोक सेवक के दायरे में आ जाते हैं। तो वो लोक सेवक है। अब वो कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय में है, प्रांतीय सरकार के नियंत्रणाधीन है या किसी भी संस्था में पदस्थापित है जो कि सरकार से वित्त पोषित है। आप लोगों के जहां जहां ये आपकी आरटीआई कार्य करती है, वहीं पे भ्रष्टाचार
निवारण अधिनियम काम करता है। इसलिए ये आपको लिए आसान रहेगा। आप लोग सभी जानते हैं कि भाई आरटीआई आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, किन किन पे लागू होती है, और उन्हीं विभागों में उन्हीं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू होता है। अब उसमें अपने सारे आ जाते हैं, न्यायाधीश है, नोटरी पब्लिक है, मध्यस्थ है जो किसी भी सरकारी उसमें मीडिएटिंग का काम करता है, बैंक, कमीशन, किसी भी पद पर पदस्थापित शैक्षणिक संस्थाओं में, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या किसी भी ऐसी संस्था में जो केंद्र से, राज्य से, प्रांतीय अधिकरण द्वारा वित्त पोषित हो, जिसे केंद्र, राज्य या लोकल बॉडी थोड़ा सा भी वित्त देती हो, एडेड जो होते हैं, उन सब में जो काम करते हैं या उनके बीच जो भ्रष्टाचार होता है, उन सब पर शिकंजा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का। अब लोक कर्तव्य किसे कहेंगे? ये बहुत सिंपल है। लोक कर्तव्य वो है जो लोक सेवक अपने ड्यूटी के दौरान करता है और जिसके करने में राज्य का, लोक का या समुदाय का भला छुपा हुआ है। वो किसी का पर्सनल नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार क्या है? ये निजी लाभ के लिए लोक शक्ति का दुरुपयोग है। जो आपको पावर दी गई है लोक सेवक को, उसको वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम में लेता है, तो वो लोक शक्ति का दुरुपयोग है। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 से 15 में इन्हीं रिश्वत से संबंधित, जुर्माने से संबंधित, सजा से संबंधित प्रावधान है। इन अपराधों में किसी पदीय कार्य को, अब ये है कि उसको रिश्वत का, इस पे जो अपराध किसको देंगे, वो ये है कि किसी भी लोक सेवक के द्वारा किसी पदीय कार्य को जो कि उसको सौंपा गया है उसके पद के दौरान, उसको करने या ना करने के लिए, कि जिसके लिए वो करने के लिए बाध्य है, मगर उससे कोई कह रहा है कि साहब आप ऐसा मत करो क्योंकि इससे किसी पर्टिकुलर बंदे को लाभ होता है, तो कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, और उसको नहीं करने के लिए उसको कुछ रिश्वत देता है, देने का प्रयास करता है, और वो स्वीकार करता है या ले लेता है, तो ये सब धारा 7 में आते हैं। या काम उसके कहने के अनुसार काम करने के बाद इनाम के रूप में ले लेता है, मतलब पहले नहीं मांगता, बाद में इनाम ले लेता है। वो उसको किसी तरह गाड़ी गिफ्ट कर देता है, स्कूटर कर देता है, टीवी भिजवा देता है, या उसके कहीं विदेश जाने के लिए टिकट बुक करा देता है, ये सब इनाम के उसमें आते हैं। और ये सब भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक के विरुद्ध अपराध हैं। इसके अतिरिक्त एक और है कि किसी भी कीमती वस्तु को बिना कीमत चुकाए, मतलब या तो उसकी कीमत ही नहीं चुकाए, मतलब जो कोई किसी पदीय कार्यों के दौरान उसके यहाँ किसी का केस है या किसी की फाइल अटकी हुई है और वो उससे रिलेटेड उससे कोई चीज खरीद लेता है और उसके पैसे नहीं देता, वो भी एक तरह से भ्रष्टाचार ही है। नंबर 2, खरीदता है मगर 500 रुपए की चीज को वो 200 रुपए में खरीदता है, तो ये भी एक भ्रष्टाचार की वो है। इस रिश्वत प्राप्ति में लिप्त आपराधिक कदाचार और बिना किसी लोकहित के किसी व्यक्ति से धन लाभ प्राप्त करना, किसी व्यक्ति की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना आदि भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। सरकारी संपत्ति का गबन करना, आपको जो सरकारी जो तो हम देखते ही हैं कि किसी भी निकाय में आप देखिए टेंडर उठते हैं या किसी को ये अपने चहेते को टेंडर देते हैं, बीच में कमीशन लेते हैं, तो ये सारे भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। रिश्वत यानी घूस या किसी मनचाहे काम को कराने के लिए दिया जाने वाला अवैध लाभ। रिश्वत क्या है कि किसी भी लोक सेवक से उसके पदीय कर्तव्यों के दौरान आप अपना मनचाहा कार्य करवाते हो या उसे जो करना चाहिए वो करने से रुकवाते हो, और उसके बदले में जो उसको लाभ दिया जाता है वो अवैध लाभ या घूस कहलाता है। सरकार ने इस अधिनियम के लिए
ये अपने हिसाब से कि भाई आपके राज्य में कितने न्यायालय की जरूरत है, उस हिसाब से न्यायालय खोलने की अनुमति देती हैं। और ब्यूरो पूरे राजस्थान में या पूरे स्टेट में एक होता है। किसी भी एफआईआर को लिखने के लिए या दर्ज करने के लिए ब्यूरो की अनुमति जरूरत होती है। बाकी सब जिलों में आउटपोस्ट यानी चौकियां निहित होती है, जहां एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी बैठता है, किंतु एफआईआर दर्ज करने के लिए उसे हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा। एसीबी में एक और अच्छी चीज है कि आपको लगता है कि आप जैसे मैं आज अजमेर में हूं और मैं ये जानती हूं कि फला व्यक्ति इतना पावरफुल है कि एसीबी के अधिकारी यहाँ के जो हैं वो उसके गुड बुक्स में हैं या उसके फेवर में हैं, तो मैं यदि वहां शिकायत करूंगी तो वो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं राजस्थान के किसी भी जिले में शिकायत कर सकती हूँ मैं कार्रवाई के लिए, और कोई भी जिले की जो आउटपोस्ट चौकी होती है वो कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। उन्हें पूरा जिले का, पूरे राज्य का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि इसमें एसीबी थाना तो एक है जो मुख्यालय पे आपके राजधानी में लगता है, और बाकी सब चौकियां हैं तो वो उनको एक तरह से मिलजुल के काम करना पड़ता है। इसलिए कई हमारे भाई जो ये समझ नहीं पाते, वो कहते हैं साहब मुझे जोधपुर में एसीबी में शिकायत करनी है मगर वो काम करेंगे नहीं। तो उनको मेरा ये सुझाव है कि जहां आपको उम्मीद है, जोधपुर से पास में आप पाली चले जाइए, नागौर चले जाइए, जालोर चले जाइए, अन्य जगह जहां चौकी है, जहां आपको लगता है कि वहां के ऑफिसर मुस्तैदी से काम करेंगे या जहां आप कंफर्टेबल होकर अपनी कंप्लेंट कह सकेंगे, आप वहां कह दीजिए और वो कार्य करेंगे। ये एक उसका दायरा है कि आपको काफी वृहद क्षेत्र मिल जाता है। अब इनको जो अवैध लाभ जो है ये सिर्फ धन तक नहीं है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी चीजें शामिल है। इवन अवैध लाभ में अब तो यह भी शामिल है कि कोई किसी की अस्मत मांगता है, वो भी अनुचित लाभ के दायरे में आ जाता है। ऐसे भी कई केसेस हुए हैं कि किसी अधिकारी को कहा कि साहब मुझे आप, किसी महिला से कहा कि आप मेरे से मिल लो एक रात के लिए, और उसको खिलाफ अभियोजन चला। पहले इसको क्योंकि उसमें सिर्फ धन के उसमें ही आता था, इसलिए अब इन्होंने कह दिया अनुचित लाभ है, ये अनुचित लाभ है, अवैध लाभ है, और इसके उसमें कोई भी कृत्य भी है, कोई भी सर्विस भी है, कोई भी चीज भी है, कोई भी उपहार भी है, वो सारे रिश्वत के उस दायरे में आ जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इसी एक्ट में जो धारा बनती है वो है धारा 7। धारा 7 है कि कोई भी लोक सेवक तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी लोक सेवक जो अपने पदीय कार्य के संबंध में, मतलब जो उसको जिस भी पद पर वो है और जिस कार्य को करने की उसकी ड्यूटी है, उसके संबंध में वो कोई भी अनुचित लाभ की मांग करता है, प्राप्त कर लेता है या प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो इन तीनों के उसमें उसे 3 साल की सजा कम से कम और 7 साल की सजा अधिक से अधिक होने के प्रावधान है, और जुर्माने से भी वो पेनलाइज होगा। अब ये नहीं है कि रिश्वत लेने वाला ही सजा का हकदार है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देने वाले को भी इसमें सजा का हकदार रखा है, जो धारा 8 में। वो धारा 8 जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या है कि किसी भी एक आम आदमी या कोई भी कंपनी या कोई भी बंदा अपना काम कराने के लिए या लोक सेवक ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे उसको नुकसान हो, मतलब उसको रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई भी लाभ, किसी भी तरह का लाभ, उपहार या कैश या काइंड देता है कि वो अपना कार्य नहीं करे, तो उसको भी कम से कम 3 साल की सजा, जो अधिक से अधिक 7 साल तक हो सकती है, और जुर्माने से दंडनीय किए जाने का प्रावधान है। अब इनमें कंपनियों को भी बढ़ा दिया गया है। धारा 9 में व्यावसायिक कंपनियां आ जाती हैं, वो भी उनको भी धारा 8 की तरह ही कंपनी व्यवसाय, मतलब वाणिज्य व्यवसाय या कोई भी सेवा प्रदाता,
ये भी अगर अपनी किसी इन्हें कंपनी खोलनी है, इनको कुछ आदेश अपने पक्ष में करवाना है या कुछ ऐसा जो नहीं करे, उन सबके लिए अगर ये अप्रोच करते हैं तो कंपनी को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से धारा 8 के अपराध के लिए कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी वैसे ही दंडित किए जाएंगे जैसे धारा 7 में किए जाएंगे, 7-8 में। और इसके लिए एक चीज है, एक्सेप्शन है, जो छूट है इनको, कि अगर कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है और वह किसी भी विधिक अधिकारी को या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को विदिन 7 डेज ये बता देता है कि साहब मैंने मजबूरी में रिश्वत दी क्योंकि मेरी फाइल अटकी हुई थी, वो बंदा मेरा काम नहीं कर रहा था और उस काम को करने के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ी। अगर वो मजबूरी वश ऐसा दे देता है और 7 दिन के अंदर, उसमें लिमिटेशन है कि आप 7 दिन के अंदर किसी भी न्यायालय में या किसी भी एसीबी कार्यालय में जाकर ये सूचना दे दें, तो आपको धारा 8 से मुक्ति है, यानी आपको सजा नहीं होगी और आप उसमें विटनेस हो जाओगे या कंप्लेनेंट हो जाओगे। अब धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 है कि पदीय कार्य के संबंध में लोक सेवक को उकसाने के लिए, यानी इसमें क्या होता है, ये मीडिएटर होता है। इसमें ना तो मैं डायरेक्ट पार्टी मैं भी नहीं हूं और जो पदीय अधिकारी है वो भी नहीं है, मीडिएटर होता है जो मुझसे कहता है कि मैं आपका फला काम करवा दूंगा और उस ऑफिसर से मैं आपका काम करा दूंगा और बदले में उनको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब इसमें डायरेक्ट धारा 7 वाले अधिकारी ने तो डिमांड करी नहीं, ना उसने लिया, मगर ये जो बीच वाला जो कह रहा है कि भाई, या उसकी अधिकारी की तरफ से कोई कहता है कि भाई साहब तुम्हारा काम तब करेंगे जब तुम इनको या हमको आप 50,000 रुपए दे दोगे। मतलब जो मीडिएटर होता है इन सबको कहेंगे कि ये इसमें 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र का दोषी, और इसको भी सजा मिलेगी जो 5 साल तक हो सकती है और कम से कम 6 माह की। इसमें यह है कि भले ही वो अपराध कारित नहीं हुआ हो तो भी उसको सजा मिलेगी, मतलब उसने प्रयास तो किया। मीडिएटर जैसे डिमांड करता है कि भाई उनको आप ये काम करने के लिए आप मुझे 50,000 रुपए दो तो वो काम हो जाएगा, भले ही वो काम नहीं होता और भले ही उसने पैसे भी नहीं दिए, मगर चूंकि उसने उसको प्रवोक किया, डिमांड करी, इसलिए वो धारा 10 में अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा, उसके खिलाफ जुर्म बनना पाया जाएगा। अब धारा 11 यही कहती है कि भाई पब्लिक सर्वेंट क्या है कि ना ही तो किसी से पैसे मांग रहा है, लोक सेवक ना तो किसी से पैसे मांग रहा है, मगर जैसे उसने पदीय कार्य रूटीन में कर दिया, ठीक है, और उस कार्य से किसी को फायदा हुआ, किसी को तो होगा ही, 2 में से 1 को तो होना ही है, तो वो संबंध व्यक्ति उसे किसी तरह की कोई गिफ्ट दे देता है खुश होके और वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सब भी लोक सेवक के द्वारा उसके पदीय कर्तव्य में अनुचित लाभ लिया जाने का प्रकरण बनेगा। और भाई चूंकि इसमें डिमांड भी नहीं करी, कोई दबाव भी नहीं डाला, उसने स्वेच्छा से दे दिया, तो भी इसके अंदर कम से कम 6 माह की सजा और 5 साल तक अधिक से अधिक सजा होने के प्रावधान है। मतलब आप ये नहीं है कि आप उपहार ले लो कि भाई उसने तो अपनी इच्छा से दी थी, मतलब ये लोक सेवकों पर एक तरह से भ्रष्टाचार बचाने के लिए अंकुश है। धारा 12 में यही है, धारा 7 और 11 के लिए दुष्प्रेरण, जो किसी भी लोक सेवक को रिश्वत देने का या उपहार देने का अमिटमेंट करता है उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी। अभी आजकल हम देखते हैं कि कोई भी अधिकारी डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पे कोई डिमांड नहीं करता, वो आपकी फाइल को अटकाए रखता है। आप उसकी मंशा तो भांप लेते हैं कि भाई इसको कुछ चाहिए, मगर
चूंकि वो मांगता नहीं है तो आप कह भी नहीं सकते कि साहब वो मांग रहा है। वो आपके अनावश्यक कमियां निकालता रहेगा, किसी बहाने आपको चक्कर लगवाता रहेगा। आपको जब काम है तो आप बहुत दुखी होते हो। तब आप उसके आसपास वाले से पूछेंगे कि भाई इस फाइल में क्या हो सकता है, मैं क्या करूं? तब वो आपको कहता है कि भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, इनको आपको ये दे दो, या तुम इनके थ्रू इनसे मिल लो और इसको तुम यूं दे दो तो ये काम हो जाएगा। तो वो जो इस तरह का मीडिएटर होता है, उकसाने वाली कार्रवाई करने वाला, भले ही वो काम फिर भी नहीं हुआ हो, इसके बावजूद उसको कम से कम 3 साल की सजा और अधिक से अधिक 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब धारा 13 कहती है कि लोक सेवक द्वारा मिसकंडक्ट। अब मिसकंडक्ट किसको कहेंगे? वैसे तो मिसकंडक्ट आपराधिक प्रकरणों में तो सारे मिसकंडक्ट होते हैं कि जो वो किसी के साथ मारपीट कर ले, गाली गलौज कर ले, अभद्रता करे, वो सब भी मिसकंडक्ट में आते हैं। पर हमारे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो आदमी जिसकी सैलरी है 5,000 रुपए महीना और उस हिसाब से उसकी 1 साल की सैलरी हुई 60,000 रुपए। अब जब ऐसी शिकायत गोपनीय रूप से एसीबी को मिलती है, और मिली जाती है कहीं ना कहीं से, आप ये तो मान के चलिए ओपनली भी मिलती है और गोपनीय भी मिलती है, तब उसकी जांच की जा सकती है। और जांच के बाद जहां पाते हैं कि भाई उसकी विधिक कमाई तो 60,000 ही होनी थी, 2-5 हजार उसके और कोई एरियर मिल गए हो तो 65 होनी थी, वो 10% तक की छूट मान लेते हैं, 66,000 तक हो सकती थी। मगर उसके पास 2 लाख मिलते हैं, 1.5 लाख मिलते हैं या 3 लाख की संपत्ति मिलती है, जिसका वो कोई, जिनको वो कब्जे में, जो उसके कब्जे में होती है या उसके परिजनों के जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, और जिनका वो लेखा जोखा नहीं दे सकता, तो उस सबके लिए उसको क्या कहा जाएगा कि वो आपराधिक कदाचार करता है, कि ये माना जाएगा कि उसकी जो संपत्ति है वो अवैध तरीके से कमाई गई है। इसमें किसी ने कोई शिकायत नहीं करी, बस ये है कि वो आय से अधिक संपत्ति रखता है, इसका मतलब उसका आपराधिक मिसकंडक्ट है। और इसके लिए भी उसको सजा का प्रावधान है, जो कम से कम 4 साल और अधिक से अधिक 10 साल हो सकती है। अधिकतर हमारे ऐसे केसेस हैं जिनमें जब आप सुनते होंगे कि वहां पे छापा मारा, उसके इतने सारे उसके अकाउंट सीज किए, उसके बैंक अकाउंट किए, उसकी उन संपत्तियों को सीज किया, बाद में उसकी इनकम से उसका लेखा जोखा किया जाता है, जब वो उनको स्पष्ट तौर से बता नहीं सकता कि वो सारी संपत्तियां उसके कब्जे में या उसके परिजनों के नाम पर किस तरह है। अगर वो नहीं बता पाता है तो 4 साल तक की सजा, जो 10 साल तक हो सकती है, और जुर्माने से भी दायी होगा। धारा 14 कहती है आतन, रिश्वत या उपहार लेना। जो कोई आतन, रिश्वत लेता है या हैबिचुअल है कि बस वो हर काम करेगा और उसको गिफ्ट दो, या रिश्वत बिना कोई काम नहीं करता, और उसको इन दोनों धाराओं में एक बार सजा हो चुकी है, तब उसको इस धारा के तहत कम से कम 5 साल की और अधिक से अधिक 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब सवाल ये होता है कि आतन, रिश्वत लेने का, वो पहले अगर उसको सजा हो चुकी है 3 साल की, जो कि मिनिमम है, और वो उसमें कन्विक्टेड हो चुका है, और दोबारा पकड़ा जाता है और दोबारा उसको सजा होती है, तो ये नहीं है कि उसको भाई आप ऑफेंस तो वही बनेगा कि भाई 3 साल की कम से कम सजा और 7 साल की, मगर वो 3 साल या 7 साल तो होगी। इसके अतिरिक्त उस पर दोबारा आरोप लगेगा कि आप चूंकि पहले भी इस प्रकरण में आप सजायाफ्ता हो चुके हो, आप कन्विक्ट हो चुके हो, इसलिए वो आगे की 5 साल उसमें जुड़ेगी। वो 3 साल तो होगी, फिर ये 5 साल इसकी जो 5 साल की जो सजा होती है, इसका 1/4 हिस्सा उसमें जुड़कर होती है। अगर अगली बार उसको जज 4 साल की सजा देता है तो 4 साल में 1 साल बढ़ा के उसको 5 साल की सजा देगा। ये उस आगे वाले उसको आतन होने के लिए है, और जज चाहे, उसको लगे कि भाई प्रकरण इतना गंभीर है, तो वो उसको पूरी सजा भी दे सकता है। अब धारा 17A,
ये अभी अपने 2018 के बाद इंक्लूड हुई है। इसमें लोक सेवकों को संरक्षण दिया गया है। पहले क्या करते थे लोग, किसी को भी जैसे अटकाना है तो झूठी शिकायत कर देते थे कि भाई चलो, क्योंकि गलतियां तो कहीं ना कहीं होती है, आप भी जानते हैं गलती तो लोक सेवक से होगी होगी, मगर वो चलो काम कर रहा है सद्भावना पूर्वक, इसके बावजूद भी उससे गलती हो जाती है तो इसके लिए और एसीबी उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेती थी, जांच शुरू कर देती थी। इससे क्या आदमी का मोरल भी डाउन होता है और कई बार वो भले साबित भी नहीं होती, पर उनको सद्भावना पूर्वक कार्रवाई करने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हम कर नहीं सकते। इसलिए अभी सरकार ने 17A में ये प्रावधान दिए हैं, लोक सेवकों को संरक्षण दिया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी कार्यों के निर्वहन या निर्णय या अनुशंसा के संबंध में हुए कथित अपराध के मामले में बिना संबंधित सरकार की अनुमति के किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ, जांच या अनुसंधान नहीं किया जा सकता। इसमें ट्रैप केसेस को छोड़ दिया गया है। मतलब ये नहीं है कि भाई किसी की शिकायत आई और आप उसको ट्रैप भी नहीं कर सकते, बस हाँ उसके खिलाफ आप जांच नहीं कर सकते और अनुसंधान नहीं कर सकते, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट के लिए यह है कि जो भी सरकार है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लोकल बॉडी हो, वो 3 महीने के अंदर अंदर उसको परमिशन प्रदान करेगी और कारण लिखते हुए 4 महीने तक बढ़ा सकती है। मतलब उसको अनुमति तो देनी पड़ेगी, पर यह है कि लोक सेवकों को थोड़ा सा संरक्षण दिया गया है। अब ये तो हमारी न्यायालय की और एक्ट की वो है। अब ये है कि एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ये कार्रवाई कैसे करती है और इसका क्षेत्र कहां तक है। ब्यूरो पूरे राजस्थान या पूरे राज्य में जहां भी है, पूरे राज्य में इसका क्षेत्राधिकार होता है और लोक सेवकों के बीच हो रहे भ्रष्टाचार, सरकारी गबन, सरकारी राशि के गबन, लोक सेवकों द्वारा अपने पद के दुरुपयोग, रिश्वत मांगने लेने और लोक सेवकों की वैध आय से अधिक संपत्ति अवैध रूप से अर्जित करने के मामलों की जांच करता है। मतलब भ्रष्टाचार जहां जहां हो सकता है, जैसे सरकारी राशि का गबन, किसी को पद पे रहते हुए कि राशि दी गई है कि वो उसका सरकारी जनहित में कार्य काम में लेगा और वो उसको अपने खुद के निजी काम में ले लेता है, दुर्विनियोग कर लेता है, तो उसकी जांच एसीबी करती है। रिश्वत मांगना और लेना, रिश्वत मांगने के अपराध सबसे ज्यादा आते हैं और इसी में एसीबी को पूरी छूट दी गई है कि रिश्वत मांगने के आपके पास कोई भी शिकायत आती है तो आप उसको तुरंत एक्शन ले सकते हो, उसके लिए आपको सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह लोक सेवकों की वैध आय से अधिक संपत्ति, जो आय मैंने पहले ही बताया कि जो आय उनको होनी चाहिए उससे ज्यादा अगर वो संपत्ति अर्जित होते हैं और इकट्ठी करते हैं अपने या अपने परिजनों के नाम जो उन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी भी जांच एसीबी करती है। और अपने पद के जो दुरुपयोग करते हैं उनकी भी एसीबी जांच करती है। अब एसीबी को शिकायत के स्रोत क्या है, एसीबी को शिकायतें कहां से प्राप्त होती है। एसीबी को शिकायत कई सारे माध्यम से मिल सकती है, जैसे सरकार उनको भेज सकती है, लोकायुक्त, विभिन्न आयोग जो भी हैं वो शिकायत भेज सकते हैं, मंत्री, विधायक, सांसद और किसी भी उसके विभागाध्यक्ष, जैसे यूनिवर्सिटी है या जो भी एजेंसी है उसके विभागाध्यक्ष, और जनता के द्वारा जनता भी शिकायत कर सकती है। और इसके अलावा एसीबी कोर्ट में जो भी शिकायतें आती है तो कोर्ट उनको एसीबी को भेजता है कि इनकी जांच करके कार्रवाई करे, तो वो भी एक उसका स्रोत है। और इन सबसे ज्यादा भी वो है कि एसीबी के खुद जो कर्मचारी है वो फील्ड में घूमते हैं और उनको जो मैं क्षमा चाहूंगा एक बार। जी, अभी हमारा जो कार्यक्रम है वापस रीस्टार्ट होगा, तो सभी साथी जुड़े
और मैं बताना चाहूंगा कि मैम इतना सुंदर बता रही हैं कि 88 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 80 साथी कंटिन्यू इसको सुन रहे हैं, 88 साथी अभी जुड़े हुए हैं। और सभी साथियों से निवेदन है कि ये कार्यशाला अभी क्लोज होगी तो फिर वापस इस सेशन को वापस शुरू करें जिस तरीके से आपने पहले जोड़ा है, ताकि मैम के अनुभव का हम लाभ ले सकें। और मैं आपको एक बेहतरीन बात बताने वाला हूं इस सेशन को दोबारा शुरू करते ही, आपको खुशी होगी। और एक बार हम वापस जुड़ते हैं, सेशन क्लोज हो रहा है। हमारे 68 साथी वापस जुड़ चुके हैं 88 में, और जुड़ भी रहे होंगे आगे। और मैं मिश्रा जी से एक जो बात बताने वाला हूं, वो ये बताने वाला हूं मैं कि मैम आप वाकई जो आज कार्यशाला आप ले रहे हैं, जितने सरल तरीके से ले रहे हैं, उतना सुंदर कार्यशाला हमारे मिश्रा जी का भी नहीं है। आपने बहुत ही छोटे शब्दों में हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। इतनी जल्दी आपने हमें 17A तक ले आया, इस चीज को ले जाने के लिए हमें 3 दिन पहले लगा था। तो अभी आप कार्यक्रम को फिर से संभाले, ताकि हमारे कार्यक्रम अब हमारे साथी जुड़ चुके हैं 74। आप वापस आप संभाले अपने मंच को, कृपया अनम्यूट करें मैम। सुनीता मैम प्लीज अनम्यूट करें। आज मेरे को डंडे पड़ने वाले मिश्रा जी से, लेकिन बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा है साथियों को, सभी सुन रहे हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक और सरल भाषा में आप बता रही मैम। कृपया आप अनम्यूट करें। जी सॉरी मैम, जी कोई इशू नहीं है। हाँ, अब मैं कह रही थी कि एसीबी में शिकायतें कौन कौन भेज सकता है, साधन क्या है, ये मैंने अभी बताया। अब मैं कह रही हूँ शिकायत करने का तरीका क्या है। सभी साथी कृपया अपने मोबाइल को म्यूट करें प्लीज, सभी साथी अपने मोबाइल म्यूट करें। शिकायत करने का तरीका है डाक के द्वारा, मेल से या फैक्स से, व्यक्ति से उपस्थित होकर लिखित रूप में एसीबी में की जा सकती है, और मौखिक रूप से अनपढ़ आदमी भी एसीबी में उपस्थित होकर अपनी शिकायत कर सकता है। उसे एसीबी वाले सुनकर लिखेंगे और उसको पढ़कर सुना के हस्ताक्षर कराएंगे। इसके अलावा समाचार पत्रों और मीडिया द्वारा भी जो शिकायतें प्राप्त होती है, उन पर भी एसीबी कार्रवाई करती है। मुखबिरों से सूचना मिलती है, इनको मुखबिरों से भी जानकारी मिलती रहती है कि साहब कौन से विभाग में कौन बंदा इस तरह भ्रष्टाचार कर रहा है, और उन सब पे भी एसीबी काम कर सकती है। गुमनाम शिकायतें भी दर्ज होती है। कोई भी शिकायत एसीबी में जाती है वो एक बार दर्ज जरूर होती है मुख्यालय पर, फिर हेडक्वार्टर से उसको जिस एरिया की, जिस क्षेत्राधिकार की शिकायत होती है उसको वो वहां भेजते हैं, और वो अगर उनमें स्पेसिफिक कोई पॉइंट्स होते हैं तो उसकी जांच की जाती है।
इसलिए ये नहीं है कि एसीबी में गुमनाम शिकायत दर्ज नहीं होती, दर्ज तो होती है, पर उसके ऊपर पहले उनको गोपनीय ढंग से वो उसकी जांच करते हैं। और जो संबंधित वो लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जिनके प्रति उनको शिकायत मिलती है, और चूंकि डायरेक्ट शिकायत नहीं है तो वो उनके टेलीफोन नंबर सर्विलांस पे रख लेते हैं, और सर्विलांस के बाद उन लोगों की वार्ता कंटिन्यू एसीबी के पास इकट्ठी होती रहती है, और उसके बाद एसीबी स्वयं उस प्रकरण में एक्शन ले सकती है और उनको गिरफ्तार कर सकती है। अभी रिसेंटली राजस्थान में अगर आपने सुना हो तो यहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को गिरफ्तार किया गया है, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, उस जैसे आदमी को पर अगर ऐसी भी हाथ डाल सकती है, तो इसका मतलब आप देखिए कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसमें कोई शिकायत नहीं हुई थी, इसके बावजूद मुखबिर की सूचनाएं और समाचार पत्रों, मीडिया के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उन्होंने उसका वाइस चांसलर का जो मीडिएटर था, उसका फोन को उन्होंने सर्विलांस पे डाल रखा था, और उससे सभी यूनिवर्सिटी और जब कॉलेजेस से वो उसका लिंक जुड़ा हुआ था, और वो उनसे बाकायदा व्हाट्सएप कॉल से या व्हाट्सएप के द्वारा पैसों के लेन देन की बात करता था कि साहब वीसी साहब तो इतना मांग रहे हैं, वीसी साहब को इतना देना पड़ेगा, तब आपको परमिशन मिलेगी या जो भी होगा। और आखिरकार जब एक बंदा उन्हीं के वीसी के वो ड्राइवर था, तो उन्हीं के वहां जाकर जब वो रुपए देने गया, तो चूंकि हमारे पास फोन सर्विलांस पे था तो पता भी था कि ये कब कहाँ जाएगा, उसको वहां पकड़ा और उसी समय वाइस चांसलर को भी उन रिकॉर्डिंग के आधार पर अरेस्ट कर लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, देखिए, वरना नहीं करने वाली जिसकी इच्छा शक्ति नहीं होती, वो यही कहता है कि नहीं नहीं कोई शिकायत नहीं है, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, इतने बड़े पद पे हाथ कैसे डाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। एसीबी कटिबद्ध है अपने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और पूरी ईमानदारी से काम करती है। अब एसीबी कार्रवाई कैसे करती है? एसीबी का अपना मैन्युअल है, जिसके नियम 1 में ढांचे के बारे में बताया है कि इसमें इसका मुख्यालय 1 और अन्य जिलों में इसकी आउटपोस्ट या चौकियां होती है, और एफआईआर दर्ज करने का आदेश डीजी एसीबी के कार्यालय से होता है। एसीबी मुख्यालय पर ये नहीं है कि भाई सारे काम एक ही कर ले, वहां कई ब्रांचेस है, जैसे नंबर 1 क्राइम ब्रांच है, जिसका हेड एडिशनल एसपी होता है, और वहां एफआईआर दर्ज करने के निर्णय से लेकर फाइनल रिपोर्ट तक का कार्य वही होता है। ये है वहां की क्राइम ब्रांच। दूसरा है शिकायत और प्रारंभिक जांच शाखा। जब भी कोई शिकायत जाती है और उसके ऊपर प्रिलिमिनरी जांच होती है, क्योंकि एफआईआर तो होती नहीं है, कई बार शिकायतें होती है गबन से, भ्रष्टाचार से, पद के दुरुपयोग की, ऐसी तो जनरली शिकायतें जाती है। तो इनका भी एडिशनल एसपी रैंक का आदमी हेड होता है और वही सारे शिकायतों का निस्तारण करता है। कोई भी शिकायत जब उसके पास आती है तो उसको वो पहले दर्ज करते हैं, और उसके बाद प्रारंभिक जांच शाखा से कोई भी, जिस भी, अमूमन ये होता है कि जिस भी जिले की वो होती है, उस जिले के प्रभारी को वो जांच के लिए सौंप दी जाती है। और जब वो जांच करता है, कि वो अधिकारी जब जांच करता है तो उसको जांच में पूरे अधिकार हैं जो सीआरपीसी के तहत मिले हुए हैं एक अनुसंधान अधिकारी को। वो जांच करता है, उनमें बयान ले सकता है, मगर उनमें जब वो संबंधित लोगों के बयान लेता है तो उस पर उनके हस्ताक्षर करवाता है। जांच में और चालान में ये 2 बेसिक फर्क है कि जांच में जब भी कोई बयान दिए जाते हैं या लिए जाते हैं तो उनपे बयान देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि आरोप पत्र पेश होता है उसमें सीआरपीसी के 161 रूल के तहत, धारा 161 के तहत उनके ऊपर हस्ताक्षर नहीं कराए जाते, इसलिए कि वो उसकी पुलिस की अपनी शक्ति है कि वो अपने हिसाब से उनके बयान लिखती है। और इससे क्या होता है, कई बार लोक सेवकों को फायदा होता है, क्योंकि वो ही बयान चेंज हो जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उनके हस्ताक्षर नहीं होते। अब मैं बता रही थी शिकायत और प्रारंभिक जांच। तो शिकायत और प्रारंभिक जांच, जब इस शाखा में जब कोई शिकायत पहुंचती है तो वो जिसको शिकायत के लिए आदेश मिलता है वो उस जांच को पूरी करता है
और पूरी करने के बाद अपने बयानों की कॉपी और जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स उसने उस जांच के विरुद्ध होने के लिए पाए हैं उन सबकी फोटोकॉपीज और वो सब लेकर वो अपनी रिपोर्ट कि भाई मैं इसमें किसके खिलाफ क्या जुर्म बनना मान रहा हूं, यह सब एज इट इज वापस वो शिकायत और प्रारंभिक जांच शाखा एसीबी मुख्यालय को भेज देगा। अब उसके बाद मुख्यालय उसके ऊपर प्रकरण दर्ज कराने का आदेश देगी और इसमें परिवादी कौन होगा? वो जिसने जांच की थी। आज आप और हम एक किसी को शिकायत करते हैं कि साहब मेरे गांव में सरपंच ने ऐसे ऐसे इतना बजट उठा लिया और इसने ये मतलब इस तरह के झूठ मूठ तालाब खुदवा दिए या झूठे म्यूटेशन खोल दिए या जो भी शिकायत हम लेके कहाँ जाते हैं एसीबी में, तो वो सबसे पहले वो उसकी प्रारंभिक जांच करवाते हैं, क्योंकि आपने तो केवल शिकायत की है, आपके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब ये एसीबी उसमें रिकॉर्ड लेगी सारा कि उसकी जो शिकायत थी। कई बार ये होता है कि भाई नहीं, वो शिकायत जब वो वहां जाके गांव वालों के बयान लेगा कि भाई हाँ यहाँ पर तालाब खुदा या नहीं खुदा या जो भी हुआ, और उन बयानों के आधार पर या तो उसको लगता है जुर्म नहीं बनता कि भाई वो झूठी थी, तो वो उसको दफ्तर दाखिल कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। और अगर वहां का उसके लिए जांच अधिकारी को वहां रिकॉर्ड भी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल मौखिक बयानों से वो कह दे कि नहीं साहब वो तो शिकायत झूठी है, उसको रिकॉर्ड लेना पड़ेगा शिकायत से संबंधित, और वो सारे रिकॉर्ड और बयानों के साथ वो अपनी रिपोर्ट की उसने इसमें किस किस को मुलजिम माना, किस किस के खिलाफ माना, ये वो लाके देगा एसीबी में वापस। अब एसीबी जब उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराएगी तो इसमें परिवादी हो जाएगा वो जिसने जांच की, ना कि वो जिसने सबसे पहले शिकायत की थी। अब वो इसमें सिर्फ एक गवाह रहेगा, उसको गवाह तो रखेंगे क्योंकि शिकायत तो उसी ने शुरुआत की थी, मगर इसमें परिवादी हो जाएगा जांचकर्ता, जांच अधिकारी। और बाद में वही कार्रवाई चलेगी जब जैसे पद का, अब इसमें यह है कि फिर जुर्म क्या बनता है, पद का दुरुपयोग बनता है या क्या बोलते हैं आय से अधिक संपत्ति का बनता है, जो भी बनेगा उसके अंदर उसके खिलाफ अभियोजन चलाया जाएगा। तीसरी शाखा है इंटेलिजेंस ब्रांच। इंटेलिजेंस ब्रांच का काम ये होता है कि ये जब भी कोई शिकायत आती है तो उसके स्रोतों का वेरिफिकेशन करती है, क्योंकि इसमें कई बार कोई गुमनाम भी कर देते हैं, दूसरे के नाम से भी शिकायत कर देते हैं। अब इंटेलिजेंस ब्रांच का कई लोग क्या होता है कि भाई एनिमिटी कौन ले, लड़ाई कौन ले, तो वो गुमनाम शिकायत कर देते हैं या किसी अन्य के नाम से शिकायत कर देते हैं। अब वो जिसके नाम से शिकायत की वो तो कह देगा मैंने की नहीं, मगर वो लिखने वाला क्या है कि तथ्य बिल्कुल सही लिखता है कि साहब अजमेर में ये काम हुए और ये गलत हो रहे हैं। अब भले ही वो जिसके नाम से शिकायत की वो कह दे मैंने नहीं की, मगर अब इंटेलिजेंस ब्रांच का काम ये है कि वो उस शिकायत के स्रोतों का वेरिफिकेशन करेगा कि ये शिकायत जिसके बारे में है ये तथ्य वहां मौजूद है या नहीं, और हैं तो उसके बाद वो उस शिकायत पर एक्शन ले लेंगे। इसलिए इंटेलिजेंस ब्रांच क्या है, उसके वेरिफिकेशन करती है। चौथी ब्रांच है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ब्रांच। ये इनके विभागीय जो भी जांचें होती हैं उन सबके लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ब्रांच है। ये तो आप समझ सकते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में जिस किसी की जो इंक्वायरी चल रही होती है उन सबको कंडक्ट करता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ब्रांच। इसमें डीवाईएसपी रैंक का आदमी वो होता है हेड, और सभी विभागीय जांचें इसी के थ्रू होती है। ये किसको देना है, जांच किसको देना है, जांच का परिणाम क्या है, वो सारा इसी ब्रांच से खत्म होता है। पांचवी है प्रोसिक्यूशन और लीगल ब्रांच। पांचवी जो ब्रांच है प्रोसिक्यूशन और लीगल ब्रांच, और इसी से मैं रिटायर हुई हूं। इसमें राज्य स्तर पे 2 डीडीपी का पदस्थापन होता है, और सभी प्रकरण जब कोई भी अनुसंधान, कोई भी जांच, इंक्वायरी खत्म हो जाती है उसके बाद प्रोसिक्यूशन ब्रांच में लाया जाता है, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच ये बताता है कि भाई इसमें यह प्रकरण सही है या नहीं है, न्यायालय में इसमें सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इसमें और अनुसंधान कहाँ करने की जरूरत है, या इसमें किन धाराओं में अपराध बनना पाया जाता है। ये सारा काम करता है प्रोसिक्यूशन और लीगल ब्रांच। और
प्रोसिक्यूशन और लीगल ब्रांच इतनी महत्वपूर्ण होती है इनके यहाँ कि सारी इन्वेस्टिगेशन उनके एक तरह से ये देखिए कि उनके मोहर लगे बिना न्यायालय में नहीं जा सकती। न्यायालय में जाने के लिए प्रोसिक्यूशन ब्रांच से गुजरना पड़ेगा और उन्हीं के कहे अनुसार इनको फाइनल चालान पेश करना पड़ेगा। वैसे चालानी आदेश तो डीजी के होते हैं, मगर इनका बहुत मुख्य रोल। छठी ब्रांच है इनकी टेक्निकल एडवाइजरी यूनिट। टेक्निकली एडवाइजरी यूनिट का काम ये होता है कि जहां कोई, जैसे आपका कोई केस आता है पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड, अब आप तो पीडब्ल्यूडी में जानते नहीं है कि भाई भ्रष्टाचार कैसे हुआ, तो वो उसमें संबंधित विशेषज्ञ से जानकारी लेंगे कि भाई इसमें सीमेंट का ये वो है, इसमें इस तरह का उपयोग, मिट्टी में ये मिलावट है, या इसमें कितनी मिलावट है, कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। बिजली विभाग का केस है तो बिजली विभाग की टेक्निकल जो भी जानकारी है वो सारी टेक्निकल एडवाइजरी यूनिट में, या सर्विलांस हुआ है तो ये संबंधित कंपनियों से जानकारी लेते हैं कि भाई आपका डाटा कब तक सुरक्षित रखते हैं और आपके क्या क्या वो हैं, किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते। तो ये सारी जो जानकारी किसी भी अनुसंधान में हमें जो चाहिए होती है वो टेक्निकल एडवाइजरी यूनिट से होती है। ये मतलब बहुत बड़ा है। और 7वीं है स्पेशल यूनिट। हर राज्य में 2 यूनिट्स हैं और उसमें एडिशनल एसपी रैंक के आदमी आपके हेड होते हैं। तो जब भी कोई स्पेशल केस होता है, कुछ बड़ा होता है जिस पर मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, उसमें इनके हेड को, स्पेशल यूनिट को आदेश दिए जाते हैं कि वो उसकी मॉनिटरिंग करें। भले इन्वेस्टिगेशन कोई भी करे, मगर स्पेशल यूनिट्स के उसके ऊपर पावर बराबर के रहते हैं। अब इसमें नियम है कुछ, ये अपने एसीबी मैन्युअल के 1 में तो मैंने आपको बताया था क्षेत्राधिकार, 2 में अभी मैंने आपके उसकी पूरी ब्रांचेस बता दी, और तीसरे में है नियम। सबसे पहले नियम ये है शिकायत का कि शिकायत प्राप्त होने पर मुख्यालय भेजी जाती है, क्योंकि एफआईआर बिना मुख्यालय की अनुमति के दर्ज नहीं होती। मगर शिकायत की गंभीरता को देखते हुए आउटपोस्ट यानी जो चौकी प्रभारी है वो खुद भी कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है। जैसे किसी के लिए कहा है कि साहब वो इतने रुपए मांग रहा है और इतने मैंने दे दिए और इतने मुझे अब देने हैं। अब यदि ये उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए परमिशन के लिए हेडक्वार्टर भेजें तो फिर ये कार्रवाई करने तक वो बंदा अलर्ट हो सकता है, उसको सूचना मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है, जो चौकी प्रभारी होते हैं, हर चौकी पे एडिशनल एसपी रैंक का पुलिस अधिकारी बैठता है और इसमें डीवाईएसपी से नीचे कोई अनुसंधान नहीं करता है। एक चीज उसमें और बता दूं अपने कि जब भी कोई प्रकरण दर्ज होता है, तो जैसे अजमेर में प्रकरण दर्ज हुआ तो उसमें अनुसंधान अधिकारी नागौर का बनेगा, या नागौर में प्रकरण दर्ज हुआ तो अनुसंधान अधिकारी जोधपुर वाले को दिया जाएगा। वो सिर्फ इसलिए कि पारदर्शिता रहे और ये वहां लोकल लोगों को हेल्प नहीं दे सके। इसलिए इसमें कोशिश तो पूरी की गई है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अच्छे से कार्रवाई करता है। इसके नियम भी बहुत वो हैं। अब नियम 4 में वही प्रारंभिक जांच है जो मैं आपको बता चुकी अभी, कि प्रारंभिक जांच कैसे की जाती है। विभाग के पास जब कोई शिकायत जाती है तो वो पूरे जिलों में से किसी को भी, और इसके अलावा ये भी, हाँ एक बात और, प्रारंभिक जांच में भी ये है कि मान लो अजमेर के किसी प्रकरण की शिकायत है तो जरूरी नहीं है वो अजमेर के अधिकारी को ही जांच दे, वो जोधपुर के अधिकारी को जांच दे सकते हैं। क्योंकि कारण ये ना कि भी अजमेर में मेरी पोस्टिंग अजमेर में है तो अजमेर वाले मुझे अप्रोच कर लेंगे, मुलजिम जो भी हैं। इसलिए इसमें जांच अधिकारी जयपुर से आ सकता है, जोधपुर से आ सकता है, अन्य जिले से आएगा। ठीक है, ये इसके पारदर्शिता का मुख्य वो है। अब नियम 5 में है एफआईआर दर्ज होने की, कि जब भी कोई शिकायत, जो मैंने बताया था कि भाई किन किन माध्यम से आ सकती है, तो शिकायत होगी तो उसको वो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पे जहां उनका डीजी बैठता वहां भेजेंगे और वहां पर उस पे एफआईआर नंबर डालेंगे। और एफआईआर जैसे इनके पास आती है उसके साथ एक नोट शीट शुरू कर देते हैं। नोट शीट मतलब
उसमें कि भाई ये कितने बजे आपको आज इतने बजे ये एफआईआर मिली, और उसमें परिवादी के हस्ताक्षर करा लेंगे, किसके समक्ष पेश हुई, जिस अधिकारी ने उसको सुना। एक बार एफआईआर जब कोई पेश करता है तो उससे वर्बली भी पूछते हैं कि भाई तुम किस बारे में शिकायत कर रहे हो, क्योंकि कई बार आदमी के शिकायत लिखवा के ले आता है, उसको शिकायत के कंटेंट्स पता नहीं होते। तो एसीबी ये करती है कि जब भी कोई शिकायत आती है तो उसको एक बार उसकी शिकायत लिखकर कि भाई पढ़कर सुनाते हैं कि भाई तुम जो शिकायत दे रहे हो किसके विरुद्ध दे रहे हो, तुम क्या चाहते हो, और उस सबको उसको सुनाकर उस परिवादी के हस्ताक्षर कराएगा, और जिस अधिकारी ने उसको सुना है वो अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा। ये इस तरह से नोट शीट स्टार्ट हो जाती है। और जब फिर कोई कार्रवाई आगे चलती है उसमें, तो नोट शीट पे लगातार समय दर्ज होता जाएगा, डेट दर्ज होती जाएगी कि भाई आज मैंने उस अनुसंधान अधिकारी ने जिसने दर्ज की है वो बोले मैंने उसकी शिकायत होने के बाद, जैसे उसने फॉर एग्जांपल शिकायत देता है कि साहब मेरे से फला अधिकारी इस काम करने के मेरे को बहुत चक्कर लगवाए, अब मेरे से कह रहा है 2000 रुपए दो, मैंने उसको 1000 तो दे दिए और 1000 और देने हैं, तब तक मेरा काम रुका हुआ है। अब वो जब रिपोर्ट इसके पास आती है तो वो उसको रिपोर्ट पे नोट शीट चालू हो जाती है कि भाई परिवादी ने ये शिकायत की कि उससे इस तरह फला फला व्यक्ति ने मांग की। वो नोट शीट चलने के अलावा जो जिसको रिपोर्ट मिलती है उसकी एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य है कि सबसे पहले तो लिखित रिपोर्ट लाने वाले या जो भी रिपोर्ट आएगी वो उसका वेरिफिकेशन इस तरह करेंगे कि उसका आईडी प्रूफ लेंगे कि भाई जो बंदा शिकायत कर रहा है ये वास्तव में यही है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आगे करके चला जाए। तो उसका आईडी प्रूफ लेंगे, उसके सिग्नेचर करा के फोटोस्टेट लेंगे आईडी प्रूफ, और फिर वो जिसकी शिकायत कर रहा है एक बार वो उसकी जांच, उसका वेरिफिकेशन अपने स्तर पर करेंगे, गोपनीय स्तर पर। जैसे उसने कहा है साहब लिखित में शिकायत की है कि पीडब्ल्यूडी का एक्सीएन मेरे से ये डिमांड कर रहा है, नाम भी लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि वास्तव में पीडब्ल्यूडी में कोई एक्सीएन इस नाम का है या नहीं है। अगर इसकी शिकायत हमने ऐसे ही दर्ज कर ली और बाद में पता चला वहां तो इस नाम का कोई है ही नहीं, तो हमारी तो सारी मशक्कत खत्म हो जाएगी। इसलिए पहले हम उसको वेरीफाई करेंगे कि इस नाम का वहां पर एक्सीएन है। नंबर 2, इस बंदे का कोई काम वहां पेंडिंग है, इसका काम पेंडिंग है वो तो हम इसी से मांग लेंगे कि भाई तूने वहां कोई जो भी तेरे कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है या तो जिस काम के लिए वो तेरे से डिमांड कर रहे हैं तो उस कागज की हम कॉपी उससे मांगेंगे कि भाई तुम्हारे से किस काम के लिए पैसे मांगे, वो कागज या कुछ भी अनुचित लाभ मांगा है तो वो हम उससे रिकॉर्ड उससे ले लिया जाएगा। उसके बाद वो सारी उस नोट शीट चलती रहेगी। उसके बाद क्या करते हैं कि अब सवाल ये है कि उसकी डिमांड कैसे साबित करेंगे। तो सबसे ज्यादा हमारे अनुसंधान में, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि हमारे पास इसमें नियम क्या क्या हैं जिनके तहत कार्रवाई करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक प्रक्रिया पूरी बता दूंगी, वो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। वैसे तो एसीबी में कार्रवाई इतनी ज्यादा होती है कि समय बहुत कम पड़ता। नियम 6 में ये होता है कि जब एफआईआर दर्ज होने वहां जाती है तो एफआईआर दर्ज करने के बाद वो दर्ज करने के साथ ही वो अनुसंधान का आदेश भी साथ में ही हेडक्वार्टर से आता है कि अनुसंधान कौन करेगा। तो जिसने एफआईआर दर्ज करी है अनुसंधान उसको भी दे सकते हैं और किसी अन्य को भी दे सकते हैं कि भी आप इसका ये जो रिपोर्ट आई है इस पर आप अनुसंधान कीजिए। अब नियम 7 में दस्तावेजों की जब्ती। शिकायत से संबंधित एसीबी को दस्तावेज जब्त करने के अधिकार है और वो उसको गवाहों के मौजूदगी में कराती है और अपने यहाँ पर जो मालखाना होता है संबंधित आउटपोस्ट का वहां पर उसको रख दिया जाता है। नियम 8 में वैज्ञानिक और तकनीकी जांच। ये नियम मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, आप शायद लंबा इतना ना बोल रहे हो, तो इसमें क्या है कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार खराश आ रही है और आप हम लोगों को बताने के लिए बहुत परेशान है उस चीज में। जी जी, सॉरी। मुझे लगा साथियों, इसलिए मैंने ऐसा कहा। मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से भी। नहीं सर, सही है, ये जरूरी है।
सर जी सुनने वाले के मैम, पानी पीने बहुत लगते ही हैं, बोलने वाले को तो पीना ही हमारे पड़ेगा। हम आप तो लेके बैठते हो सर, हमें मालूम है, हमें मालूम है, लेकिन हमें अपने गेस्ट का भी ख्याल रखना है जी। सो देवेंद्र सभी जी, मेरा साथी पहला, अनम्यूट कर ले प्लीज जी। मैम जी कहें। मैंने पहले ही कहा मेरा पहला अवसर है, इसलिए। नहीं कोई नहीं बात मैम, हम लोग समझते हैं। 8वें में है वैज्ञानिक और तकनीकी जांच, जो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हमें कोई भी पीडब्ल्यूडी का है, आरएससी बिजली विभाग का है, या जिस भी विभाग का हो, टेलीफोन डिपार्टमेंट की, उनकी कोई शिकायत होती है तो हमें उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के पूरे हमारे पास साधन होते हैं और हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी विभाग इनको जानकारी देने से मना नहीं कर सकता। अब नियम 9 में है अपने ट्रेप केस, इसको मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। इससे पहले बता दूं, नियम 10 में है मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर का प्रयोग। नियम 11 में है लोक सेवक की संपत्ति कब्जे में लेना। जो भी लोक सेवक है, हाँ, सबसे पहले जब किसी की शिकायत आती है कि भाई इसके पास संपत्ति आय से अधिक है, तो और इसके अलावा रिश्वत वाले केस में सबसे पहले उसकी जितनी भी संपत्ति होती है उसको एसीबी कब्जे में ले लेती है और सील चिट करके, सील लगा के, और जहां की भी करती है वहां की लोकल पुलिस को कस्टडी में दे देती है। उसके बाद वो उस संपत्ति को बिना न्यायालय की परमिशन छुड़वा नहीं सकता। वहां उसको साबित करना पड़ेगा कि वो संपत्ति उसकी किस तरह है। नियम 12 में संपत्तियों की कीमत आंकने का कार्य। संपत्तियों की कीमत आंकेगी तभी तो पता चलेगा कि भाई उसकी आय कितनी थी और उसके पास मिली जो संपत्ति कितनी थी, तब उसके ऊपर ये केस बनेगा कि उसने वो माना जाएगा कि अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की, और इसलिए आय उसकी संपत्तियों की कीमत आंकने का कार्य नियम 12 में होता है। नियम 13 में है सैंपल लेना पीडब्ल्यूडी, जैसे पीडब्ल्यूडी के मामले में ईंटों का, मिट्टी का, सीमेंट का, टाइल्स का, बिजली विभाग में तारों का, मीटर का, कोई भी सैंपल लिए जाते हैं कि भाई जिससे रिलेटेड शिकायत है तो वो हम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेके तकनीकी जानकारी ली जाती है कि भाई ये जो पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ईंटें काम में ली जा रही है, सीमेंट ली जा रही है, टाइल्स, मिट्टी, तो ये अपनी मानक से नीचे तो नहीं है, और वही उसका भ्रष्टाचार खुलता है कि भाई अगर उससे नीचे है तो वो काम रोक दिया जाता है, और वो जो उनमें से सैंपल लिए जाते हैं और सैंपल को चेक कराया जाता है कि भाई इसने जो काम किए वो सही किए या नहीं किए। नियम 15 में मस्टर रोल का निरीक्षण होता है। नियम 17 में वही अभियोजन स्वीकृति। नियम 17 में अभियोजन स्वीकृति है जो कि हमारे अधिनियम की धारा 19 में है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो है किसी भी लोक सेवक के लिए कि अभियोजन स्वीकृति मतलब इसके खिलाफ, किसी भी लोक सेवक के खिलाफ ऑफिशियली स्वीकृति कि भाई वो उसके खिलाफ आप अभियोजन चला सकते हैं। वो कौन देता है? उस कर्मचारी का रिमूवल अधिकारी। जैसे जिस भी अधिकारी को जो सेवा से रिमूव कर सकता है, जो अपॉइंट करता है, उस अधिकारी से उसकी अभियोजन स्वीकृति ली जाती है। जब भी ऐसी भी किसी जुर्म को प्रमाणित मान लेती है तो अपनी पूरी गवाहों के बयान, एफआईआर, जांच और कंसर्निंग डॉक्यूमेंट सब लेके, उनकी एक कॉपी लेके और उसके हायर अथॉरिटी के पास जाती है। हायर अथॉरिटी मतलब जो उस कर्मचारी को या अधिकारी को रिमूव करने के लिए सक्षम है, और उसको जाके कहती है कि साहब इसके खिलाफ हमने ये जुर्म माना है और अब इसके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण चलाने के लिए आप अनुमति दें। अब अभियोजन स्वीकृति यदि नहीं देता वो अधिकारी, तो कोई भी न्यायालय उस केस में प्रसंज्ञान नहीं ले सकता। ये एक लोक कर्मचारी को, लोक सेवक को छूट है कि उसका जो अधिकारी है, क्योंकि कई बार हमें गलत भी फंसा सकते हैं, तो उसका जो अधिकारी होगा वो उससे स्पष्टीकरण मांग लेगा, उससे पूछेगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ जो ये आरोप है इसमें तुम्हारे पास कुछ बचाव का वो हो, या तुम अपना स्पष्टीकरण में बताना चाहते हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो वो जो उसका अधिकारी होगा, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने वाला,
वो अधिकारी अपने कर्मचारी को से स्पष्टीकरण भी मांगेगा, मौखिक रूप से पूछ सकता है, व्यक्ति से बुला के पूछ सकता है, और फिर अभियोजन के डॉक्यूमेंट्स और उसके डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स दोनों पक्षों को देखकर वो अभियोजन स्वीकृति देने या नहीं देने का निर्णय लेगा। वो देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उसे लगता है कि भाई उसके पास समुचित आधार हैं कि उसके खिलाफ अभियोजन नहीं चलाया जाना चाहिए, जैसे किसी ने उसको जबरदस्ती पैसे उसके यहाँ रख दिए हो, पकड़े गया हो, तो एसीबी तो अपनी कार्रवाई पूरी करेगी, मगर अधिकारी उसको पूरा अवसर देगा कि क्या उसके पास ऐसा कोई काम पेंडिंग था, या उसने ऐसा कुछ किया था, या उसको क्यों फंसाया गया। उसकी दस्तावेजी साक्ष्य या उससे जो भी स्पष्टीकरण लेके अगर वो उसे लगता है कि भाई हमें अभियोजन स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, तो वो नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये एक नियम 17 में इनको छूट है। मगर अभियोजन स्वीकृति अगर वो दे रहा है तो उसको अपना पूरा विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नहीं कि एसीबी ने उसको जो डॉक्यूमेंट दिखाए, जो फाइलें दिखाई, या उसके वो क्या बोलते हैं कर्मचारी ने उसको जो भी रिकॉर्ड दिखाया उसके आधार पर वो हाँ या ना कर दे। उसको अपने विवेक का इस्तेमाल पूरा करना पड़ेगा, और वो करते हुए ही वो अभियोजन स्वीकृति देगा या नहीं देगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है लोक सेवक के बचाव का। अब हमारे पास सबसे ज्यादा जो आप प्रारंभिक जांच के बारे में समझ गए होंगे, सबसे ज्यादा जो जिसके में एसीबी को सबसे ज्यादा पावर है वो है ट्रेप केसेस में। ट्रेप केसेस में उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए मुख्यालय भेजने की भी जरूरत नहीं होती, किसी भी गवर्नमेंट से या किसी भी मंत्री से या किसी भी लोकायुक्त से परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। इसमें वो इमीडिएट एक्शन ले सकता है। अब ट्रेप केसेस के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है एसीबी में, कोई भी परिवादी एसीबी कार्यालय में पहुंचता है, वो लिखित या मौखिक या किसी भी तरह रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि साहब फला आदमी ने मेरे से 2000 रुपए लिए, 2 और मांग रहा है, 5000 मांग रहा है मेरा फला काम करने को। तो मैंने बता दिया कि वो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट की वेरिफिकेशन करेंगे, और एक तरीका और है कि वो कंफर्म करने के लिए अपने एसीबी के फोन से उस अभियुक्त व्यक्ति, समझो अभियुक्त को फोन करवाएंगे और उसको वो रिकॉर्ड करेंगे कि उसमें वो इस बारे में बात करता है कि भाई हाँ तुमने 2000 तो दे दिए, 2 अब कब दोगे, जो भी है उससे उसको लगना चाहिए कि बात कंसर्न हो रही है। वेरिफिकेशन करते हैं, और वेरिफिकेशन एक तरीका ये होता है कि जैसे सामने वाले के पास मोबाइल नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उस बंदे को एक छोटा टेप एसीबी का लेके और अपने एक डेकोय को साथ भेजते हैं, अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि वो तो समझता नहीं टेप को ऑपरेट करना। तो वो जब उस जगह पर जाते हैं, वहां जाकर वो उसको टेप ऑन करके दे देता है, और उससे कहता है कि भाई मैं तो बाहर खड़ा हूं और तुम इससे अपने इस लेन देन के बारे में बात करो। इस तरह उसकी रिकॉर्डिंग करके वो लेके आता है, और रिकॉर्डिंग करके लाके वो डेकोय जो साथ जाता है वो ही वापस एसीबी आता है, और उनके बीच में जो वार्ता होती है वो आके उनको एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारी को सुनाता है। अब जब उसको लग जाता है कि भाई हाँ इसकी जो शिकायत है वो जेन्युइन है, और वेरिफिकेशन हो जाता है कि शिकायत सही है, और जिस बंदे की करी है वो भी सही है, उसका वेरिफिकेशन वो पहले ही कर लेते हैं भेजने से पहले ही कि भाई हाँ इस नाम का कोई व्यक्ति है या नहीं है। अब जिस रैंक का वो अधिकारी होता है, जैसे पियोन है या बाबू है या गजेटेड ऑफिसर है, उसके अकॉर्डिंग वो सरकारी गवाह 2 तलब करते हैं, यानी बुलाते हैं एसीबी में, और उनके लिए वो क्या करते हैं, उनके हेड ऑफ जो भी विभागाध्यक्ष होता है उसको एक रिटर्न में लेटर देते हैं कि भाई हमें एक ट्रेप कार्रवाई करनी है, और उसके लिए मतलब डिटेल नहीं देते, बोले हमें ट्रेप कार्रवाई के लिए 2 स्वतंत्र साक्षियों की आवश्यकता है, और आप अपने कार्यालय से हमें 2 साक्षी प्रोवाइड कराएं। उनका विभागाध्यक्ष जो होता है वो अपने 2 कर्मचारियों के नाम उनको लिख कर देता है, लिख के भेजता है, और वो 2 कर्मचारी स्वतंत्र गवाह के रूप में एसीबी कार्यालय में आते हैं। अब उनका दोनों गवाहों को परिवादी से जो कंप्लेनेंट होता है उससे परिचय करवाते हैं, उसको जानकारी देते हैं कि भाई इसने ये शिकायत की है, ये रिटर्न में शिकायत है, और उस शिकायत को तुमने पढ़ लिया। वहां से वो नोट शीट चालू होती है।
दोनों जो स्वतंत्र गवाह आते हैं, पहले उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या आप हमारे ट्रेप केस में गवाह बनने के लिए सहमत हैं? लिखित में ली जाती है सहमति, वो देते हैं कि हाँ साहब हम सहमत हैं। नहीं है तो फिर दोबारा दूसरे को बुलाया जाएगा। उनकी सहमति के बाद उनको एफआईआर दिखाई जाती है, उसके अंदर उन दोनों के सिग्नेचर होते हैं, और जो नोट शीट चलती है साहब, उस नोट शीट के हर टाइम और डेट, जितने बजे जो कार्रवाई उस प्रकरण में होती है उस पर, और उस समय वहां कौन कौन मौजूद होता है, उन सबके हस्ताक्षर उस नोट शीट पे चालू रहते हैं। मतलब कोई फर्जीवाड़े की गुंजाइश यहाँ नहीं होती। वो करने के बाद वो उस बंदे को, अब वो क्या करते हैं कि भाई उसने भाई 1000 रुपए और मांगे हैं, अब हमको 1000 रुपए देने हैं, तो परिवादी से वो 1000 रुपए लिए जाते हैं। जैसे 500 रुपए के 2 नोट लिए गए। एक्सक्यूज मी। क्षमा चाहती हूँ, कोई आ गए थे। क्या कह रही थी मैं? हाँ, उन दोनों गवाहों को वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है कि भाई अभी ये जो लेन देन की इसने जो डिमांड करी, मांग की, वो वाली वार्ता भी उनको सुनाते हैं। और उस वार्ता को सुनकर वो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं। एज इट इज जो वार्ता होती है उसको कंप्यूटर के माध्यम से लिखते हैं। आजकल तो वैसे वो करने लग गए कि पेन ड्राइव में लेके और उसको सीलचिट कर लेते हैं, पर पहले वो क्या करते थे, उसकी सारी आवाज सुनकर फिर कंप्लेनेंट से पूछते थे कि भाई इसमें तुम्हारी आवाज कौन सी है और मुलजिम की आवाज कौन सी है। फिर कंप्लेनेंट बताता है कि इसमें ये जो शब्द बोले मैं हूं और ये जो बोले वो है। उन सारी बातों को ट्रांसक्रिप्ट बना के और एक फर्द ट्रांसक्रिप्ट करके, यानी ट्रांसक्रिप्ट का दस्तावेज बनाया जाता है। उस पर उस कंप्लेनेंट के हस्ताक्षर होते हैं, दोनों स्वतंत्र गवाहों के, और जो ट्रांसक्रिप्ट बनाता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, और उस अनुसंधान अधिकारी के, डेकोई के, सभी के हस्ताक्षर होते हैं जो जो उस कार्रवाई में मौजूद होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर मंगाया जाता है, जो कि अंदर होता है, मालखाना इंचार्ज लेके आता है। और उनमें एसीबी का चौथा बंदा आता है, जो उन नोटों पर, जो कि कंप्लेनेंट 2000 रुपए 1000 रुपए पेश करता है, उन 500 के नोटों पे अखबार के ऊपर रख पर फिनोफ्थलीन पाउडर हल्का हल्का लगा देते हैं। फिनोफ्थलीन पाउडर और सोडियम कार्बोनेट जब मिलते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, पानी का कलर चेंज होगा। तो वैसे सोडियम कार्बोनेट पानी में डालो तो उसका रंग नहीं बदलता, मगर वो फिनोफ्थलीन के साथ जब मिलेगा तो उसका कलर गुलाबी या रानी कलर का हो जाएगा। ये एक उनको पकड़ने का तरीका है। इसीलिए शायद आपने सुना होगा कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया, रेड हैंडेड पकड़े गए, तो वो लाल हाथ ऐसे ही होते हैं। तो फिनोफ्थलीन पाउडर जब नोटों पे लगा देंगे तो उस नोटों को लगाने के बाद जिसने नोटों पे रंग लगाया वही बंदा उस परिवादी की जेब में रख देगा। परिवादी उसके हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके ये एक पारदर्शिता का एक प्लान है। और जिसने कलर लगाया वो बंदा वापस हाथ धो लेगा और वो कलर फिनोफ्थलीन पाउडर जो कलर है वो उसको अंदर वापस मालखाने में रख देगा। अब ये जो दोनों स्वतंत्र गवाह हैं, इनको और परिवादी को क्या करते हैं, एक डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं कि भाई सफेद कांच के ग्लास में पानी में सोडियम कार्बोनेट डालते हैं 1 चम्मच और घोलते हैं। फिर कहते हैं भाई बताओ इसका रंग कौन सा है। बोले भाई रंग वैसा ही है जैसा है पानी का। फिर वो जो जिसने वो फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उसका हाथ उस पानी में डुबोया जाता है, तो वो जैसे ही उसका हाथ उसमें डूबता है वो पानी गुलाबी, गहरा गुलाबी हो जाता है। तो वो उनको बताते हैं कि भाई जब इन नोटों को जो भी छुएगा और उसके हाथ जब इस पानी में मिला धुलाएंगे तो उसका कलर इस पानी में आ जाएगा। इसलिए इसका प्रयोग हम मुलजिम को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि नोटों को फिर कैसे साबित करें, नोटों के नंबर तो कोई बता नहीं सकता, याद भी नहीं रहते। इसके अलावा वो जो 2 नोट दिए जाते हैं उसकी एक फर्द जब्ती बनाई जाती है जिसपे नोटों के नंबर वगैरह डिटेल अंकित होती है। और कई बार नोट जो दिए जाने वाले होते हैं उसके अंदर अनुसंधान वो टीएलओ कहते हैं उसको, ट्रेप लाइंग ऑफिसर, टीएलओ अपने लघु हस्ताक्षर कर देता है जो नजर नहीं आते, ताकि बाद में साबित किया जा सके कि जो हमने मुलजिम को नोट दिए वो यही है।
नोटों की कार्रवाई होने के बाद उन नोटों को परिवादी की जेब में रख दिया और वो जो भी गिलास और जो फिनोफ्थलीन पाउडर वगैरह उन सबको धो धुपा के वापस रख दिया गया। और फिर एक इनका टूल बॉक्स तैयार किया जाता है जिसमें मिनी टेप होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, ये फिनोफ्थलीन पाउडर, ग्लास और ऐसे सारे इनके जो सामान होते हैं वो सारे एक बॉक्स होता है। वो सब लेकर ये लोग, जब भी वो मुलजिम बोलता है कि भाई मेरे को आप तब फला जगह आकर ये रुपए दे दो या आप तब दे देना, या उस बीच परिवादी से बात करवाते हैं कि भाई आपको मैं पैसे कहाँ दूं, कैसे दूं, जो भी है। और उस जगह पर फिर ये लोग जाते हैं और सब लोग जाते हैं, दोनों स्वतंत्र गवाह, टीएलओ, परिवादी और एक दो एसीबी के और कर्मचारी, गाड़ी का ड्राइवर होगा, ये लोग सब। और ये सारी जो कार्रवाइयां हो रही है ये आपकी उस नोट शीट में अंकित होती है और उसमें उसके साइन सबके होंगे, होते चलेंगे। ये सब करने के बाद ये उस जगह जाते हैं और आसपास में छुप जाते हैं। छुपने के बाद परिवादी को टेप दे के अंदर भेजा जाता है और उसको हेलो क्षमा चाहूंगा साथियों से। मैम इतना अच्छा बोल रही थी कि उनको सुनते सुनते मुझे ही समय का ध्यान नहीं रहा कि सेशन बंद होने वाला है, कि मैं एक बार रिपीट कर दूं लोगों को, साथियों को। तो सब साथियों से क्षमा। मैडम जुड़ चुकी है, 1 मिनट हम और रुक रहे हैं, साथी जो और जुड़ना चाह रहे हैं जुड़ेंगे। यह बताना चाहूंगा कि आज हमारे कार्यक्रम में 10 से अधिक महिलाएं जो हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए मौजूद रही हैं, जो संभवतः 13 या 14 महिलाएं हैं, लेकिन मैं 10 से अधिक ही बोलना चाहूंगा। और लगातार 80 से अधिक साथी इसको सुने हैं। 8-10 के बाद कुछ साथी जो उनको अपने काम पे जाना रहता है कुछ कम होना शुरू हुए, लेकिन 80 से अधिक साथी कंटिन्यू पौन घंटा इसे सुने हैं मैडम के कार्यक्रम को अभी तक। तो हमारे अभी 52 साथी जुड़ चुके हैं। मैम मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं, उसके बाद आप अनम्यूट करें। मैम प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है मैम, आप शुरू करें आगे। तो हम वहां तक गए थे कि किसी भी एक्यूज को पकड़ने के लिए चारों तरफ छुप जाते हैं। परिवादी को ये समझाया जाता है कि भाई आप वहां जाकर उनसे बातचीत करें और उस बातचीत को भी रिकॉर्ड कर लें। और जैसे वो पैसे ले लेता है, जो कलर लगे हुए नोट, वो उसको देने के बाद आप किसी तरह हमको बाहर इशारा कर दें और उसके बाद एसीबी उसको कहते हैं रेड हैंडेड पकड़ना। उसके बाद एसीबी वहां जाके उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के साथ ही सबसे पहले जब उसने रुपए ले लिए तो उस पर दोनों हाथ, या तो वो हो सकता है हाथ में नहीं ले, टेबल की दराज में रखवा लेता है, कहीं और रखवा लेता है। और अगर वो हाथ में लेता है तो वो एसीबी के जो एम्प्लॉइज होते हैं या वो स्वतंत्र गवाह जो साथ में होते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो उसके दोनों हाथ कोहनियों के ऊपर पकड़ लेते हैं ताकि वो किसी और को छू नहीं सके और हाथ साफ नहीं कर सके। और उसको पकड़ने के बाद उससे पूछा जाता है कि भाई उससे सारी वार्ता की जाती है और वो रिकॉर्डिंग की जाती है। तब उससे परिवादी से पूछते हैं, भाई आप इनको जानते हो क्या, आप यहाँ क्यों आए थे, आप क्या मामला है। मुलजिम को पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप क्या हैं, आप परिवादी को जानते हैं क्या, आपने इनसे किस बात के रुपए लिए। ऐसे में उस समय जो वो लोक सेवक जो भी एक्सप्लेनेशन देता है वो उसके लिए बहुत अहम होता है और ये हमारे अभियोजन के लिए भी बहुत अहम होता है, क्योंकि अगर उसने वास्तव में पैसे लिए तो घबरा जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता और हड़बड़ा जाता है, कुछ और बोल देता है, नहीं मैंने तो इसको उधार दिए थे तो ये वापस दे रहा था। कभी कहता है कि नहीं मेरे तो फलाने मंगाए थे, मुझे कुछ, मतलब वो कई बार कहता है नहीं नहीं ये मुझे झूठा फंसा रहा है, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। ये जो भी उस समय की वार्ता होती है वो सारी रिकॉर्ड होती है। इस समय ये पता चल जाता है, क्योंकि आदमी एट रैंडम कभी झूठ नहीं बोल पाता, ऐसा
हम मानते हैं। बाद में तो उसे अवसर मिल जाता है सफाई देने का, झूठ बोलने का, पर उस समय उसको अवसर नहीं मिलता। इसलिए उस समय वो जो भी एक्सप्लेनेशन देता है वो उसको बहुत फायदा करता है, नुकसान भी कर सकता है। दोनों चीजें हैं कि जो सत्यता है उसके उस एक्सप्लेनेशन से बाद में हमें बहुत काम आती है, क्योंकि वो सारी चीजें एक तो रिकॉर्ड होती है, उन सब की एक फिर उसको कहीं पर बंद कमरे में लेकर बैठा जाता है, वही सफेद पाउडर, वो सोडियम कार्बोनेट सफेद ग्लास में साफ पानी में धो के घोल के उसके अलग अलग दोनों हाथों में, दोनों हाथ धुलवाए जाते हैं उंगलियों से, दोनों में कलर आ जाता है, तो दोनों को अलग अलग 3-3 शीशियों में आधा आधा भर के और सील चिट मौके भी कर लिया जाता है। और सील चिट की सारी कार्रवाई और उस पेपर जो भी दस्तावेजी साक्ष्य बनाई जाती है, पंचनामा बनता है, उन सब पे मुलजिम के भी हस्ताक्षर करवा लेते हैं, भाई देख लो तुम्हारे सामने हुआ। उन शीशियों पे भी मुलजिम के हस्ताक्षर करवाते हैं कि वो ये मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं था, इसलिए उसके हस्ताक्षर होते हैं, परिवादी के होते हैं, दोनों स्वतंत्र गवाहों के होते हैं, टीएलओ के होते हैं। इन सबके हस्ताक्षर उन सब पे उस समय मौके पर ही करवा लिए जाते हैं, क्योंकि ये सारे सामान साथ लेके जाते हैं। वो पंचनामा बनाने के बाद जिस जगह इसको पकड़ते हैं उस सबको नक्शा मौका बनाया जाता है, उससे संबंधित दस्तावेज पत्रावली, जिस फाइल से रिलेटेड वो पैसे की डिमांड होती है, वो पत्रावली सीज की जाती है और उस पत्रावली के एंड पर वही सभी के हस्ताक्षर होते हैं। और जो ऑफिस या उसके घर में जहां उसने लिया जाता है, उसके अलावा भी उसके घर की ऑफिस की तलाशी ली जाती है। अब तलाशी में वही है कि जैसे सामान की सारी लिस्ट बनती है, सामान ज्यादा है तो वही आय से अधिक संपत्ति का भी जुड़ जाएगा, वरना केवल धारा 7 का ही चल रहा है अभी तक, तो फिर दूसरा भी जुड़ जाएगा। अब वो सारी जो रिकॉर्डिंग है उसको मुलजिम को अरेस्ट कर लेते हैं, फिर गाड़ी में बिठा के ले आते हैं, फर्द हाथ धुलाई बनती है और उसको ऑफिस में लाकर जो वो उस समय की रिकॉर्डिंग होती है उसकी वापस पहले की तरह एक ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाती है। उसने किस किस ने क्या क्या बोला वो सारी ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर सबके हस्ताक्षर होते हैं और इस तरह ये कार्रवाई अंजाम होती है। फिर मुलजिम को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। ये हमारा सबसे ज्यादा ट्रेप केस का मामला है जी। और उसके बाद वही एडीपी से राय लेके आरोप पत्र पेश होता है। इसमें एक दो चीजें मिल, सॉरी मैम, इसमें हमें अभी 9 बजे तक हमारा कार्यक्रम है, 15 से 20 मिनट का हम प्रश्नोत्तर मिनिमम रखना चाहेंगे, तो अगर आप 5-10 मिनट में इसमें कुछ जरूरी बातें और जोड़ दें। मैं 5 मिनट में आपको जरूरी बात बता देती हूँ कि इसके अंदर एक तो ये जो भी कंप्यूटर के थ्रू जो फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट का जो ये एक तरह से सेकेंडरी एविडेंस हो जाती है। तो इस एविडेंस को कोर्ट में साबित करने के लिए हम एक 65B साक्ष्य अधिनियम का सर्टिफिकेट वो देता है जो ट्रांसक्रिप्ट को तैयार करता है, और वो ये देता है कि भाई ये कंप्यूटर मेरी कस्टडी में था और बिल्कुल सही हालत में था, इसमें इस रिकॉर्ड के अलावा अन्य कोई रिकॉर्ड नहीं था और ये मैंने बिना काट छांट के मैंने तैयार किया है। वो सर्टिफिकेट के बाद ही वो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो हमारे साक्ष्य में एडमिसिबल होती है। अब वो जो 3-3 शीशियों में हमने सैंपल भरे थे उनके हाथ धुलाई के गुलाबी पानी के, उन सैंपल्स पे बाकायदा लिखा जाता है कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, और हाथ के अलावा भी जैसे टेबल पर है तो टेबल कवर को भी धोएंगे, किसी दराज में रखा है, किसी किताब में रखा है, उन सबको बाकायदा गीली कॉटन से पोंछ करके उसको धो के उसकी जो धोवन होती है उन सबको एफएसएल के लिए भेजा जाता है। एफएसएल रिपोर्ट में जब ये आ जाता है कि भी दोनों में फिनोल्फ्थलीन की मात्रा, फिनोल्फ्थलीन और सोडियम कार्बोनेट मौजूद हैं, तो ये मान लिया जाता है कि इसको आपने रेड हैंडेड पकड़ा है और ये कार्रवाई सही है। और अब सवाल ये है कि आवाज उसी की थी। वैसे किसी भी बंदे को उसके खिलाफ एविडेंस देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते एज पर लॉ, पर एसीबी में ये है कि जिसकी वो रिकॉर्डिंग की गई है उसको एक नोटिस दिया जाता है आईओ के द्वारा कि भाई तुम अपनी आवाज का नमूना हमको दो। अगर वो दे देता है तो मिलान करा लिया जाता है, वैसे अमूमन वो मना कर देते हैं कि साहब मैं नहीं देता, और नहीं देने के ऊपर फिर साबित करने का भार हम पर आ जाता है। किंतु अब कोर्ट उसको बाध्य कर सकती है कि वो अपनी आवाज का नमूना दे, क्योंकि आवाज वो भी उसी की है जो हमने पूर्व में परिवादी रिकॉर्ड करके लाया है या हमने मौके पे रिकॉर्ड की थी, तो वो उससे मैच खा जाती है।
तो ये सारी कार्रवाई हम करते हैं और इन सब के बाद उसके खिलाफ एक आरोप पत्र पेश होके एसीबी में बीच में हमारा एडीपी साहब राय देते हैं कि भाई इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। वो सारी पूर्ति के बाद चालानी आदेश डीजी से आते हैं और फिर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया जाता है। मैंने मेरी बात खत्म कर दी, शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा बोला और हमें बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। इतना बेहतरीन हमने पहले नहीं सीखा था। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए कुछ जरूरी प्रश्नों को लेना है। उससे पहले मिश्रा जी शायद आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि मिश्रा जी कहें सर। मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मिश्रा जी। मैम आप अपना मोबाइल अनम्यूट रखें। मैम प्लीज आप अपना मोबाइल अनम्यूट रखें। मैं आपको एक मामले के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें हमने एसीबी से नोट के अलावा लिफाफे पर भी फिनोस्प्लिसिन पाउडर लगाने के लिए अनुरोध किया था। रीजन उसका यही था कि अधिकारी जो है खुले नोट लेने से मना कर रहे थे, है ना। वो उनकी प्रक्रिया पुरानी प्रक्रिया थी, निविदा में काम करने के लिए वो पुराने जो नोट है खुला लेना नहीं चाहते। वो जो है इस कारण से हमको लिफाफे पर भी लगवाना पड़ा ताकि उनके हाथ में वो लग जाए। लेकिन अधिकारी इतने मतलब चतुर और विद्वान और चालाक हैं कि उन्होंने उस नोट के लिफाफे को भी नहीं पकड़ा, उसको रखवा दिया और रखवाने के बाद उसको अपने कर्मचारियों के जरिए से उठा लिया। और वो बातें भी इतनी लिमिटेड करते हैं। जब कोई छोटा निविदा करता है या कोई छोटी इकाई जब जाती है बड़े अधिकारियों के पास उनका पहुंचाने के लिए हिस्सा निविदा में, तो उनसे व्यवहार भी कैसा रहता है कि उनसे इशारे में पूछते हैं, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा पेमेंट मिल गई ना बराबर तुमको, ठीक है, तुमको जो कहा था वो तुमने अपना तैयार कर दिया है, काम लेके आए हो, रख दो वहां पर। मतलब यहाँ पर वह एक भी बार पैसे के शब्द या रकम के बारे में कुछ नहीं बोलते। और जब इस तरीके की चीजें पकड़ के न्यायालय में चली जाती है तो वो बोलते हैं कि वो तो हमने उनसे कागज मंगवाया था, हमसे उनने दस्तावेज मंगवाए थे, हमने तो ऐसा कभी कुछ बोला ही नहीं, हमारे तो कहीं पे भी हमने कोई पैसे की मांग की ही नहीं। तो इस पर किस तरीके से हम मामले को सामने ला सकते हैं मैम? आपने जो ये बात कही ये बहुत सही है। अधिकतर लोग इतने शातिर हो जाते हैं, पर अधिनियम की धारा 20 इसमें बहुत महत्वपूर्ण है न्यायालय के लिए, वो है प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट। धारा 20 में न्यायालय को ये प्रिजम्पशन करना होता है कि सामने वाले का बाकी जो एविडेंस है उसको देखते हुए न्यायालय ये निर्णय लेती है कि ये बात किस विषय में हो रही है और वो खुद इसको कन्विक्ट कर सकती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि वो हर बार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ही बोले। वो बेनिफिट लेना चाहेगा, सही बात है, पर न्यायालय का जो है उसको याद दिलाया जाए कि साहब आपका प्रिजम्पशन है कि उसी समय जब ये बात कर रहा है तभी हमने लेन देन किया है, इसका मतलब ये इससे कनेक्टेड है। तो इसमें बस न्यायालय ही कई बार सपोर्ट कर सकता है। पंचनामा नहीं कर पाती है क्योंकि जो सरकारी गवाह हैं वो या तो आते नहीं है या तो उन पर भी जो है जो शिकायत करता रहता है उसको शंका या संदेह उन पर उत्पन्न कर देता है शिकायत करता। तो बिना पंचनामा या सरकारी गवाह के भी कई बार छापे के लिए वो किया जाता है प्रयास। तो ऐसे मामलों पर भी न्यायालय जो है काफी सॉफ्ट रवैया अपनाती है। उस पर कुछ आप अगर बोल सके। देखिए, ज्यादातर न्याय का एक सेठ सिद्धांत है कि 100 गुनहगार छूट जाए पर निर्दोष नहीं फंसे। इसलिए न्यायालय का जो ये न्याय के जो सिद्धांतों का वो है ना, उसके हिसाब से वो इसका बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुलजिम को ही देता है। तो इसलिए कोई तरीका तो होगा अलर्ट ऐसे साथी लोगों को सामने लाने के लिए जिससे उनके प्रकरण पे मजबूती आ सके और उनको सजा मिल सके, क्योंकि वो अगर छोटी मोटी सजा या जुर्माने से बचकर निकल जाएंगे तो उस ट्रैप का कोई प्रभाव समाज पर और उस विभाग पर नहीं होगा। नहीं, देखिए छोटी मोटी सजा तो एसीबी में होती नहीं है। सजा होगी तो या तो सजा ही होगी या बरी होगा, केवल जुर्माना ऐसा होता ही नहीं है। सजा जो मिनिमम, हर एक में मिनिमम सजा का प्रावधान है। तो अगर उसने उसको दोषयुक्त मान लिया कि भाई दोषी है, जब दोषी मान लिया तो उसको सजा तो देनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है, वरना फिर हम अपील में जाएंगे, अभियोजन अपील में जाएगा।
जितनी प्रिस्क्राइब सजा है उतनी अगर न्यायालय नहीं देता तो फिर अपील में जाएंगे, और कोई वो नहीं है इसका ऑप्शन। जो 161 में जो बयान पर हस्ताक्षर नहीं लिए जाते हैं, वो भी एक बहुत जटिल स्थिति उत्पन्न करती है। इसके लिए शिकायतकर्ता किस तरीके से आपत्ति कर सकता है? नहीं, 161 के लिए शिकायतकर्ता तो कुछ कर ही नहीं सकता। शिकायतकर्ता की तो क्योंकि ये प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा दोष है कि हम बयानकर्ता से हस्ताक्षर नहीं लेते, जिस कारण से वो बयान कई बार बदल भी जाते हैं। आपको बताएं कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट दोनों ही हैं। 161 सीआरपीसी जब आप देखिए 1860 में आईपीसी बनी थी, और ये जो उसके बाद उस समय तो ये अंग्रेजों के जमाने की सीआरपीसी बनी हुई थी। तो 161 सीआरपीसी जब बनी थी उस समय वो लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते थे। 161 के बयान लेती पुलिस, तो पुलिस पर वो भरोसा नहीं करते थे कि पुलिस तो मनमर्जी से जिसको फंसाना है उसके अकॉर्डिंग बयान लिख देगी। तो और आज भी सच बताऊं आपको तो पुलिस मैक्सिमम ये काम करती है। उनका रीजन वो ये देते हैं, हमारी कई मीटिंग्स हम बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब अगर हमारे पास कई बार ये हालत होती है कि हमें पता है कि फला आदमी बहुत ही क्रिमिनल है, मगर उसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस बहुत कम है, अब उसको थोड़ी सजा तो देनी भी है। अब वो क्या करेंगे कि उसके खिलाफ कोई गवाही देने को भी तैयार नहीं होता। अब ऐसे में अगर उससे सिग्नेचर कराएंगे तो वो बयान कोई देगा ही नहीं उसके खिलाफ। इसलिए पुलिस को एक पावर दी है कि वो 161 सीआरपीसी के तहत बयान लिख लेती है। बयान वो वास्तव में अपने क्या बोलना चाहिए मुलजिम के खिलाफ के हिसाब से लिखती है, और वो लिखने के बाद पेश करने के बाद एटलीस्ट एक बार न्यायालय में उसके ऊपर आरोप तो लग ही जाते हैं और ट्रायल तो उसको भुगतनी पड़ती है। इसके अलावा जिनके वो बयान होते हैं 161 के, उनसे जाके गर्जे भी करता ही है कि भाई तू मेरे मतलब मेरे पक्ष में बोल या जो भी कर। तो वो क्या है कि विचारण की जो का दंड है वो तो उसको भोगना ही पड़ता है। और 161 में ये सबसे बड़ा फायदा है कि उसको विचारण ट्रायल तो पूरी सफर करनी पड़ती है। टेंडर या निविदा में अधिकारी और जो निविदा करता है या इकाइयां हैं जो उनके बीच में भ्रष्टाचार होता है, और हम लोग आरटीआई कार्यकर्ता उन मामलों को जांच पे सामने लाना चाहते हैं शिकायत के जरिए से। उस पर कार्यवाही कैसे हो? क्योंकि वहां पे लेने वाला और देने वाला दोनों तो साथ में मिले हुए हैं। हम उस घोटालों को या भ्रष्टाचार को सामने लाना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे सामने लाएं? आप वही रिकॉर्ड के साथ आप शिकायत करें। जैसे मैंने बताया कि जो प्रारंभिक जांच होती है उसमें यही होता है, जब कोई शिकायत होती है और उसके तथ्यों की जब जांच होती है, अगर वो तथ्य साबित होते हैं तो उसका मुकदमा दर्ज होता है। जैसे अभी मैंने आपको रिसेंटली एक एग्जांपल दिया था कि अजमेर में राजस्थान पे हमारे वाइस चांसलर को पकड़ा, उसमें भी ना लेने वाले ने शिकायत की ना देने वाले ने। सब यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो खुल रहे थे वो बड़े आराम से अपनी परमिशन या अपने एफिलिएशन के लिए रिश्वत दे रहे थे। 20-20 हजार, 50 हजार, 2-2 लाख, 5-5 लाख जो भी था, उनकी जैसा कॉलेज था, जैसी उनकी हैसियत थी वो दे रहे थे, और वो ले रहे थे तो किसी ने तो कोई शिकायत की नहीं थी ना। इसके बावजूद भी वाइस चांसलर और वो देने वाला दोनों पकड़े गए हैं, क्योंकि वो एसीबी ने उसको सर्विलांस पे उसके फोन को रखा है और उसके रिकॉर्डिंग से, और शिकायतें तो एसीबी के पास गई थी। देखिए बिना गए तो इतना कोई नहीं करता, बस ये गुमनाम शिकायतें गई थी। तो आप या तो अपने 4-5 शिकायतें करें आराम से और विद रिकॉर्ड, अपने पास रिकॉर्ड होना तब हम थोड़े से सेफ होते हैं। तो रिकॉर्ड के साथ भेजेंगे तो कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन रिकॉर्ड की वैधानिकता हम कैसे बनाएं? क्योंकि कई बार क्या होता है, रिकॉर्ड को करने के लिए हमें अपना मोबाइल भी देना होगा। मोबाइल में हो सकता है हमारे कई और रिकॉर्ड्स भी हो और हम उसको देने की स्थिति में ना हो, या कुछ और तरीका जिसमें उसके एडिट्स पर या उसके उस पर प्रश्न चिन्ह ना खड़े हो। और साथ में एक महत्वपूर्ण इशू ये भी रहता है कि जो हम शिकायत देते हैं उस पर वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं। वो उस पे शिकायत पे तो एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, जांच भी शुरू नहीं करते हैं प्राथमिक स्थिति पर, और वो रद्दी की टोकरी में पड़ा रहता है सालों तक। तो इस समस्याओं से कैसे हम सुलझे? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई शिकायत करने के बाद या तो हम उसको फॉलो अप करें वापस, जैसे एक बार शिकायत कर दी तो दोबारा रिमाइंडर भेजें कि हमने ये शिकायत की थी, इस पे क्या कार्रवाई हुई। तो ऐसा एक बार जैसे जाके मान लो कोई फेंक भी दे तो दोबारा जाएगी तिबारा, क्योंकि कई बार होता है कि कोई एक अधिकारी ऐसा हो सकता है जो उस पर कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो साल 6 महीने में वो अधिकारी चला जाएगा, दूसरा आएगा वो उसको तब पुरानी को भी खोल लेगा। उसमें बस एक यही हमारे पास ऑप्शन है कि हम शिकायत कंटिन्यू करते रहे।
नहीं, अगर मतलब शिकायत दर्ज ना हो तो इसकी कहीं और शिकायत ऊपर में की जा सकती है, जिस कारण से किसी दबाववश ही सही लेकिन उस पर जांच शुरू करे एसीबी। भाई एसीबी का तो सबसे जो हेड है वो तो डीजी है, जी। और या कोई डीजी ऐसा के बाद विभाग या संस्थान या कोई आयोग जहां पर हम सरलता से ऐसा डायरेक्शन पा सके कि शिकायत पर जांच हो। उसके बाद तो मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, जिससे ये गवर्न होते हैं। ठीक। और रिकॉर्ड की वैधानिकता हम बनाए रखने के लिए, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी वैधानिकता बनाए रखने के लिए क्या करें? भाई अपने को इसी को या तो कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में आप अपन लेते हैं तो उसके अंदर आती है ना डिटेल, तो कि हमने कब रिकॉर्डिंग की, कब क्या की, सारी डिटेल आती है। तो मतलब हम मोबाइल जिस में किया हुआ रिकॉर्ड हम अगर कॉपी पेस्ट करके किसी सीडी में या किसी फ्लॉपी में या पेन ड्राइव में हम दे रहे हैं तो वो मान्य होगा? हाँ बिल्कुल मान्य है। ऐसा तो नहीं कि उसके लिए हमें अपना मोबाइल भी देना पड़ेगा उन्हें, नहीं जिस नहीं नहीं, टूल्स के अब माध्यम से उसको हमने उसे रिकॉर्ड नहीं, किया है? वो तो उनको बाद में दिखाने के लिए तो अपने को देना पड़ेगा। एक बार हम वैसे भेज सकते हैं अपना, और वैसे तो शिकायत तो आजकल ये है कि हम व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायत भेज सकते हैं, वो भी अपनी मान्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मीडिया के द्वारा भी, वो मैंने आपको बताया, मीडिया के द्वारा भी उनको शिकायतें मिलती है, उन पे कार्रवाई होती है। तो हम उनको व्हाट्सएप के जरिए भी शिकायतें भेज सकते हैं, वो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि हमने इनको शिकायत की थी। जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत बेहतरीन जानकारी आज हमें मिल रही है। इस तरीके की जानकारी पहले हमें ना मिल पाई थी, तो आज तो हम आपके शुक्रिया। लिए शुक्रगुजार हैं। अन्य साथियों के हम सवाल ले लेते हैं। जी हरपाल सिंह जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हरपाल सिंह जी, हरपाल सिंह जी, कृपया अनम्यूट करें। क्रांति समय से सुरेश मौर्य जी, सूरत से, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, कहें सर। नहीं, एफएसएल से रिपोर्ट 3 या 4 माह में आ जाती है। नहीं, वैसे साधारण से एफएसएल रिपोर्ट 3 महीने 4 महीने में, और अब तो और भी जल्दी आने लगी है, पहले 3-4 महीने लग जाते थे। नहीं, वैसे सरकार को ये है कि 3 महीने में परमिशन देनी पड़ेगी, 3 से ज्यादा लिखित कारण देते हुए 4 महीने के अंदर अंदर तो उसको परमिशन देनी पड़ेगी, प्रावधान है एक्ट में, मैंडेटरी है। ठीक है, बिना सरकार की परमिशन की कार्रवाई नहीं कर सकते, मगर सरकार को भी तो परमिशन देनी पड़ेगी, ये नहीं कि सरकार मना कर दे। इस परमिशन के लिए निवेदन कौन करेगा मैम? इस परमिशन के जी लिए निवेदन एंटी करप्शन ब्यूरो के मुख्य अधिकारी करेंगे कि जो शिकायत करता है वो करेगा? नहीं, वो फिर अधिकारी करेंगे। शिकायत जब शिकायतकर्ता ने कर दी और उसके लिए परमिशन तो एसीबी मांगेगी, तो जब एसीबी को शिकायत नहीं मिलेगी तो एसीबी ही तो वापस पूछेगी कि साहब हमें इसकी अनुमति दी जाए, तो तो अनुमति इसमें एसीबी मांगेगी फिर। जी तो जांच करने की या शिकायत पे एफआईआर करने की कोई समय नहीं, सीमा पहले का कहीं कोई उल्लेख नहीं है ना? या कहीं तीन है, कुछ मैंने समय सीमा बंधन नहीं है? है 3 महीने है, मैंने बताया ना अभी आपको, बताती हूँ वापस। 3 महीने के आ, अंदर जांच का उसको देना पड़ेगा, 3 से 4 महीने आप अधिक से अधिक मान लीजिए। एडवोकेट एक चीज राजीव खरे जी, आप कुछ देवेंद्र कहना जी, चाह रहे हैं? इसमें एक चीज देवेंद्र पूछना चाहूंगा कि यदि किसी कारण से परमिशन नहीं आती 3 महीने में, तो क्या बिना परमिशन के भी चालान न्यायालय में पेश करेगी एसीबी? आप आप शिकायत की पूछ रहे हैं या उसकी? शिकायत में चालान पेश होता ही कहाँ है? शिकायत में तो पहले शिकायत की जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट, वो एसीबी में पेश होती है,
उसके बाद उस पे प्रकरण दर्ज होता है। नहीं तो प्रकरण दर्ज करने के बाद जब जांच हुई और उसके बाद तो चालान पेश किया जाएगा कोर्ट में ही। प्रकरण दर्ज होने के बाद तो अनुसंधान होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, रिपोर्ट पेश होता है। हाँ, तो वो तो एसीबी चालान पेश करेगी, उसको फिर परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन तो प्रारंभिक जांच के समय जरूरत है। अगर एसीबी परमिशन मांगती है तो वो तो अपनी अपनी सुविधा अनुसार जैसे उसकी जांच पूरी हो जाती है, अनुसंधान पूरा हो जाता है, वो चालान पेश कर देगी। ठीक, शुक्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शुक्ला जी। हाँ, एक प्रश्न हम भी जानना चाह रहे हैं। जी सर। देवेंद्र जी। हाँ जी, मैम है स्लाइड पर, आप पहले अपना प्रश्न। हाँ, मैम को पहले तो नमस्कार। मैम, मैंने बहुत कुछ सीखा है आज सुबह में आपने जो भी बोला है। मुझे मैम ये बताइए कि अगर सूचना अधिकार के माध्यम से किसी भी ये भ्रष्टाचार का उद्भेदन अगर हो गया है, रिपोर्ट मेरे पास में आ गई है कि इन्होंने घपला किया है, घोटाला किया है, ऐसी रिपोर्ट सूचना अधिकार से मुझे प्राप्त हो गई है, तो क्या उस रिपोर्ट के आधार पे एसीबी क्या कार्रवाई करेगी और कितने दिनों में करेगी? दिनों की तो देखिए लिमिटेशन नहीं है, अनुसंधान की लिमिटेशन तो है नहीं। अनुसंधान वो कितने भी समय में कर सकती है। मगर आप कह रहे हैं कि भाई शिकायत आप कर रहे हैं या आप तो एसीबी को मिली है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा कि सूचना अधिकार मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज करके मैंने किसी भी मैटर को सामने लाया जिसमें कि करप्शन पाए गए हैं, घपला हुई है, और उसके रिपोर्ट पे मैं आपके एसीबी को रिपोर्ट करते हैं कि चूंकि ये विभाग ने मुझे ये जानकारी दी है, आपके पदाधिकारी के द्वारा जानकारी, लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी मिली है कि यहाँ पे ये भ्रष्टाचार हुआ है। अब हमें बताएं कि वो अगर एसीबी में देते हैं तो कौन सी कार्रवाई होगी? आपके देने के बाद वो प्रारंभिक जांच ही होगी साहब। तो जांच तो मैडम कागज तो आप ही मतलब विभाग। हाँ, नहीं वो फिर भी करे बात। हरपाल जी हेलो हरपाल जी सर, कोई भी साथी अगर अपने आप से अनम्यूट करेगा तो उसका प्रश्न नहीं लिया जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं सभी साथियों को, अपने आप से प्लीज अनम्यूट ना करें। हरपाल जी कृपया आप अपना प्रश्न करें। हरपाल जी, आप बात अगर मेरी सुन रहे हो, मैं आपको अपने तरफ से अनम्यूट कर चुका हूं, आप अनम्यूट करके आप बोले। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी कहें, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। हेलो। आ रही है, हमें आ रही है, आप प्रश्न करें सर। हाँ जी। हाँ, मैं ये बता रहा था, एक 17 साल हो गए मुकदमे चल रहे हैं 3 कर्मचारियों के खिलाफ, आज तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं हुई, ना उनको सस्पेंड किया गया, और मैंने जब उनके खिलाफ लिखा पढ़िया सूचना मांगी तो मुझे हत्या करने की धमकी दी गई। हेलो। 17 साल से मुकदमे चल रहे, अभियोजन की स्वीकृति आज तक नहीं हुई, इन्होंने अपने दफ्तर में भी नहीं बताया, और 17 साल हो गए जो है तारीख पे जाते हैं चुपचाप, और 17 साल आपका सवाल हम समझ गए हरपाल जी। मैम, जो ये प्रकरण लंबे लंबे समय तक अभियोजन के लिए पेंडिंग रहते हैं, इस समस्या का कोई हल है आपके पास जो शिकायतकर्ता अपना सके? नहीं, अभी जो ये मैंने आपको शायद उसमें नहीं बताया, अभियोजन स्वीकृति जो ली जाती है विभागाध्यक्ष से और कर्मचारी को जो रिमूवल कर सकता है उससे परमिशन ली जाती है, मैंने आपको बताया, पर उसमें अभी 1988 वाले एक्ट में तो नहीं, पर अभी 2018 के अमेंडमेंट में ये हो गया है कि अभियोजन स्वीकृति विद इन 3 मंथ्स, जैसे जांच के लिए देंगे, विद इन 3 मंथ्स उसको अभियोजन स्वीकृति देनी पड़ेगी। देता है या डिनाई करता है, जो भी देना है उसको कि देनी पड़ेगी, और कोई विशेष कारण है तो लिखित कारण देता हुआ वो 4 महीने के अंदर तो उसको देनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। तो 4 महीने में उसको मान लीजिए कि आपने शिकायत किया, शिकायत पे जांच भी शुरू हो गई, लेकिन ना हो उस पे एफआईआर दर्ज हुई, ना ही वो प्रकरण जो है न्यायालय तक पहुंचा, तो ऐसे कितने समय के बाद शिकायतकर्ता भी उस मामले को न्यायालय में ले आकर उस पे रिकॉर्ड मंगवाने के लिए न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है या अभियोजन शुरू करवाने के लिए प्रार्थना कर सकता है?
वो तो नहीं कर सकता, पर वो न्यायालय में एक प्रगति रिपोर्ट मांग सकता है कि साहब मैंने ऐसे ऐसे एसीबी में ये प्रकरण दर्ज कराया था या मैंने शिकायत की थी और उसके ऊपर मुझे जानकारी चाहिए। तो न्यायालय में उस प्रकरण से संबंधित प्रगति रिपोर्ट मांग सकता है और उस समय उसको एसीबी को लाके बतानी पड़ेगी कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। ये क्या कोई विशेष न्यायालय होता है कि जो हम नहीं, जिला न्यायालय रहते हैं नहीं, वहीं ये करेंगे? वही एसीबी कार्यालय, क्योंकि यहाँ स्पेशल कोर्ट है, ये अन्य कोर्ट में इसकी कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, तो तो इसके एसीबी में जो कोर्ट है वहां पर हम शिकायतकर्ता इस प्रगति बिल्कुल, रिपोर्ट के लिए मांग कर सकता है, बिल्कुल लेकिन डिमांड प्रगति कर रिपोर्ट सकता है कि साहब जी प्रगति बताएं। रिपोर्ट उसके बाद मिलेगी, ये निश्चित होती है वहां पर? भाई वो बोल सकते हैं 99% जो चांस होते हैं कि एसीबी उसमें क्या कर रही है वो, क्योंकि कोर्ट में उनको सूचना तो देनी पड़ेगी ना कि भाई किया क्या, आप आगे कार्रवाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने उसको ना साबित मान लिया, भाई आपका वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो वैसे तो हरपाल जी, इनके शायद आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आप जो है एसीबी की कोर्ट में जाकर उस मामले पर प्रगति रिपोर्ट को मांगिए। आप भले 17 साल से ये प्रक्रिया ना अपनाए हो, लेकिन अब इसको अपनाकर देखिए। मैडम ने कहा है 99%, मैं बोलता हूं कि अगर 60% भी चांस है तो आपको शायद कुछ राहत मिल सकती हो। अब मैं बीच में बोल रही हूँ, आपने जो बोला, मैं जब पाली पोस्टेड थी तब वहां यही होता था, वहां तीन जिले लगते थे मेरे वहां कोर्ट में। तो अधिकतर दूसरे जिले वाले आते और कि साहब अनुसंधान में समय की आवश्यकता है और हमारे को कहते साहब हमें डेट दिलवा दीजिए। 8-8 साल से मामले चल रहे हैं। अब मैं जब गई तो मैंने भी उनसे पूछा भाई ये क्या तरीका है, 8 साल में तो आदमी रिटायर हो जाएगा बेचारा, आप उसको उसके ऊपर तलवार लटका रखी, या तो उसको इधर करो या उधर करो। तो कि साहब वो ऊपर अटकी है फाइल, कोई कहता हाई कोर्ट में अटकी हुई है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा साहब ये तो अनावश्यक किसी को परेशान करते हैं, या तो उसके खिलाफ जुर्म बनता है तो आप चालान पेश करो, नहीं बनता है तो उसको फ्री करो। तो जज साहब ने फिर एक आदेश निकाला था वो मेरे सामने, जो मैंने उसी समय डीजी को भेजा था। उन्होंने ये लिखा था कि जब भी आप किसी भी केस में, क्योंकि इनको हर महीने अपनी वो दिखानी पड़ती है कि इस महीने की प्रगति रिपोर्ट हमने क्या की, किसी भी केस में उस महीने की लास्ट में इनको डिटेल देनी पड़ती है, जो ये मुख्यालय भेजते हैं कि इस केस में इस महीने में हमने क्या प्रगति की। तो वो ये इनको भेजनी पड़ती, पर ये हमको नहीं बताते। तो न्यायालय ने आदेश किया था कि जब भी कोई प्रकरण पेंडिंग हो और आप उसमें आगामी तारीख लेने आते हैं न्यायालय में, तो आप लिख के दें कि इसमें अब तक क्या अनुसंधान हो चुका, लास्ट महीने में किस किसने क्या किया, और अगर ये पेंडिंग है तो किसकी लापरवाही से, ये सब आप मुझे लिख के दीजिए, अन्यथा आगामी डेट नहीं दी जाएगी और हम ये आपकी ये एफआईआर पेश कर देंगे। उसके बाद ये आदेश मैंने डीजी को भेजा था और सारे जिलों में सर्कुलेट हुआ था। उसके बाद उन्होंने लिखित में देना शुरू कर दिया था कि भी इस प्रकरण में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आपका प्रकरण चूंकि इतना पुराना है तो ये आपको खुद को कोर्ट में लिख के देना पड़ेगा। अनुसंधान या अभियोजन के दौरान अगर दोषी अधिकारी रिटायर्ड हो जाएं या सेवानिवृत्त हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों पर उन पर किस तरीके की कार्यवाही होगी या उसका प्रभाव कितना बड़ा रह जाएगा? प्रभाव तो यही है कि उसकी तो बेचारे की सारी वो जो संपत्तियां जब्त है वो जब्त रह जाएंगी और उसको जो पेंशन के लाभ है वो सब नहीं मिलेंगे। उसके साथ तो बहुत ही बुरा ही होता है एक्चुअली, ये जिस तरह से लटकाए रखते हैं उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो उसको सारी चीजें रुकी रहेंगी जब तक वो उसकी तरफ से फ्री नहीं हो जाता। मतलब जो भी इस एंटी करप्शन की जांच के दौरान पे आ जाता है या जिसको एक तरीके से मान लिया जाता है कि इसने दोष किया है, तो उसके ऊपर उसको जितनी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं वो तत्काल बंद हो जाती हैं? सारी सुविधाएं नहीं, उसके इंक्रीमेंट उसकी क्या है, सैलरी का कुछ महीनों तक कुछ पार्ट होता है। वैसे तो नियम है कि 3 साल तक भी अगर एसीबी चालान पेश नहीं करती है तो उसको वापस उसको बहाल सेवा में बहाल किया जाता है। वो मान रहे हैं कि इनके पास सफिशिएंट वो नहीं है। और जो अमूमन अब जो 2018 के बाद जो इन्होंने कानून में अमेंडमेंट किए हैं वो एक बहुत अच्छे किए हैं। पहले अब तक हम भी देखते थे 8-8 साल 10-10 साल तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में अधिकारी फाइलें दबाए बैठे रहते थे कि जो आता था वही कि भाई चल ठीक है मैं नहीं देता हूँ। वो इस तरह उनको समझ नहीं आता था कि वो क्यों चला रहे हैं, पर वो चलाते रहते थे जिस भी कारण से। पर अब ये कोर्टों पे भी बाध्यता हो गई। अधिनियम में अमेंडमेंट में साफ लिखा है कि कोई भी न्यायालय किसी भी प्रकरण को चालान पेश होने के 2 साल के अंदर उसको विचारण खत्म करेगी। और
और अगर उसको ऐसी स्थिति लगती है कि वो नहीं कर पा रही तो एक्सटेंशन लिखित कारण देते हुए 6 महीने बढ़ाते हुए मैक्सिमम 4 साल में उसका डिस्पोजल उसको करना ही पड़ेगा। तो ये 2018 के बाद अमेंडमेंट आ गया, 4 साल के मतलब एक अंदर तरीके अधिक से से 4 अधिक। साल तक की हम अधिकतम समय सीमा मान सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मान सकते हैं। जी, नवीन अग्रवाल जी आप अपना प्रश्न करें। नवीन अग्रवाल जी, जी, आप बहुत देर से धन्यवाद जुड़े देवोगी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी नमस्कार। जानकारी दी आपने। मेरा एक नवीन प्रश्न था। अग्रवाल जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैंने आपके वो बहुत ही अच्छे जो थे। नहीं मैडम, आपका बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मुझे जब मालूम पड़ा आपका सेशन है इस विषय पे। मेरा एक छोटा सा थैंक यू। प्रश्न था कि जी जैसे कोई बताइए। सरकारी कर्मचारी है, उसकी हम्म, सैलरी 1 लाख रुपए है महीने की, और उसे काम के घंटे 7 घंटे, मतलब उसने 7 घंटे काम करना चाहिए नियम के हिसाब से, है ना? अब वो हम्म, 3 ही घंटे काम कर रहा है रोज, हम्म, 4 घंटे काम नहीं कर रहा है, सैलरी पूरी 7 घंटे की ले रहा है 1 लाख रुपए। अब इसमें कैसा हो गया, ना उसने किसी से रिश्वत मांगी, ना उसे किसी ने रिश्वत दी, ना उसकी हम्म, संपत्ति आय से अधिक बढ़ी, क्योंकि उसकी 1 लाख सैलरी है तो उतनी ही संपत्ति उसके पास जमा हो रही है, लेकिन हम्म। वो बिना काम किए पैसे ले रहा है। तो क्या ये भी उसका जो आचरण है वो भ्रष्ट आचरण कहलाएगा, और इसके ऊपर भी भ्रष्टाचार का मामला बन सकता है कि यदि ऐसी कोई शिकायत करे या प्राप्त हो? ये मेरा वैसे ये भ्रष्ट आचरण में आता है, जी क्योंकि जब सरकार उसको जिस चीज की सैलरी दे रही है तो वो है उसकी वेद आय, और जिस कार्य को वो नहीं कर रहा या जिस पीरियड में वो काम नहीं कर रहा है और फिर भी उसकी राशि उठा रहा है, तो हम पहली बात हमें क्या साबित करना मुश्किल होता है, वरना जी ये 409 आपराधिक दुर्विनियोग का जुर्म बनता है कि सरकारी राशि का दुर्विनियोग, क्योंकि वो जो समय वो काम नहीं कर रहा उसके भी उसने राशि उठाई है, तो उसके ऊपर एसीबी में प्रकरण बनता है। जी धन्यवाद। बस ये हमें साबित करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जी गोविंद देसावरी जी आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। गोविंद देसावरी जी, गोविंद देसावरी जी, गोविंद देसावरी जी। हाँ कहें सर, आप अपना प्रश्न कहें। हेलो हाँ जी, कहें, नमस्ते प्रश्न मैडम। करें। जी जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग कंप्लेन करते हैं किसी महिला की, तो महिला क्या करती है, हमारे को 354 में फंसा देती है ना, कि सब ये आते थे छेड़छाड़ करते थे ऑफिस में, जब हम उसकी शिकायत लेके जाते। ये है रियल केस, और अभी प्रेजेंट में एक केस मेरे पास आया है कि एक लड़की आती थी रिलायंस स्टोर पे, सैमसंग वाली, ऐसी ही उनके प्राइवेट केबिन में घुस जाती है एम्प्लॉय के, उनने शिकायत कर दी अपर केबल, तो उनपे 354 लगा दिया। और वो क्या, गौरवी एक संस्था है, वो उसका सपोर्ट कर रही, थाने वाले गोविंद सपोर्ट, आदमी के जी लिए कोई आपका कानून नहीं प्रश्न एसीबी से संबंधित नहीं है, मुझे आप क्षमा करें। मैं प्रश्न अभी एसीबी से वही तो है, संबंधित ही ले सकता हूँ, जहाँ पे भ्रष्टाचार से नहीं तो मेरे संबंधित ऑफिस में मामला वही हो। केस है, सियासी काम में हमने लगाया। देवेंद्र जी सुनिए तो सही। जी हेलो, हाँ कहें। हम इसी तरह विभाग की बात भी कर रहे हैं, जो जब हम शिकायत लेके जाते हैं तो वो लोग ये लगा देते हैं। तो सर इस पे मैम क्या कर सकते हैं, अपन कुछ बताएंगे थोड़ा सा? मैम अगर कुछ आप मार्गदर्शन दे सके तो। वैसे ये मेरे उससे संबंधित नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि हम ये आपके आरटीआई वाले सभी के साथ हो रहा है। ये ज्यादातर है ना, ये राज्य कार्य में बाधा के मुकदमे भी दर्ज हुए बीच में। वो भी मेरे से किसी ने पूछा था, मैंने कहा भाई अब क्या होता है, सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी ही सपोर्ट करते हैं, गलत भी नहीं है। और आप ये मान के चलिए, भ्रष्टों को भ्रष्ट ज्यादा सपोर्ट करते हैं जितने ईमानदारों को ईमानदार नहीं करते। ये एक बहुत कड़वा सच है। मैं बीइंग एसीबी में आपको बताऊं, जब भी हम किसी कर्मचारी को ट्रेप करते हैं, आप देखिए कि ट्रेप करते ही पूरा सिस्टम उसकी मदद के लिए जुट जाता है। ये एक कड़वा सच है, ये जो हम लोग भी फेस करते हैं कि जब किसी भी कर्मचारी को ट्रेप किया जाता है या तो सब लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बेचारा फंस गया, बेचारा फंस गया, बेचारा फंस गया। वो ये कहते हैं बेचारा फंस गया। ट्रेप का मतलब भी यही है, जाल। तो फंस गया का मतलब मेरे हिसाब से तो वो होता है कि आप इनोसेंट हो। अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो आप फंस गए वाली में तो नहीं आते। पर हम यहाँ पर आपकी समस्या को यूं लेते हैं कि अपना प्रिकॉशन ही मतलब बचाव ही उपचार है। आप को ऐसे जहां आपको लगता है कि वहां महिला कर्मचारी हैं, नहीं भी हो तो आप अपने प्रिकॉशन बरतें, क्योंकि आप साथ में किसी साथी को लेके जाएं और अपनी रिकॉर्डिंग
चालू रखें, वो गोपनीय रखें, उनको बताएं नहीं। अगर आपको लगता है ऐसी कुछ हरकत है तो वो आपको डिफेंस में पूरा फायदा देगी। मैंने कईयों को ऐसी मदद करवाई है इस तरह के। बस एक बहुत यही सही आपके पास तरीका उपचार है। बाकी तो महिला ने अब आरोप लगा दिया तो उसको तो क्या है कि गवाह की भी जरूरत नहीं है, क्या कर सकते हैं, कानून है ही ऐसा। मैं भी क्या कर सकती हूँ, आप भी क्या कर सकते हैं। हेलो हेलो सुनील बचाव कुमार की कोशिश झज्जर से। करें। सुनील हेलो कुमार जी, सुनील सर कुमार जी, आप नमस्कार। प्रश्न करें। जी मैम नमस्कार। जी मैम कई बार क्या होता है कि जो सरपंच है वो बीडीपीओ को या फिर एलओ को या फिर डीडीपीओ को कई बार एसी गिफ्ट कर दिया, कई बार फर्नीचर गिफ्ट कर दिया, कई बार सोफा गिफ्ट कर दिया। तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है या फिर ये एज पर रूल ये दे सकते हैं? नहीं, दिखती बात है रॉन्ग प्रैक्टिस है। मैंने आपको बताई है, धारा 9 बताई है कि वही उपहार देना किसी काम के लिए और उसका उपहार लेना, ये दोनों ही जुर्म है। देना भी जुर्म है, लेना भी जुर्म है। सजा इसकी है शिकायत हम बाकायदा। कहाँ करें? करप्शन में एसीबी में? एसीबी में ही होगी शिकायत। बस ये है कि हमें थोड़ा सा वही रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, वरना एसीबी को अपन सोचे वो खुद ही कर लेगी तो नहीं करने वाली। मनीष कुमार तिवारी जी। सर, समय नमस्कार की बहुत कमी है, इसलिए मनीष कुमार तिवारी सर। जी कहें। सर नमस्कार, मैं एक जानकारी चाह रहा था कि यदि कोई अधिकारी प्रिंसिपल है, यदि करप्शन में ट्रेड होता है, उसके हाथ धुले जाते हैं, इसके बावजूद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और ये लगभग साल भर बीत जाता है, वो आराम से पूरे पैसे अपने लाभ ले रहा है सरकारी और ड्यूटी कर रहा है, बस उसका एक्सचेंज हो जाता है, एक स्थान से उसी जिला में दूसरे स्थान एक्सचेंज होता मैं चौथी बार कभी जोड़ता नहीं हूं, मैं सिर्फ इसी कारण से जोड़ा हूं कि कार्यक्रम का समापन हो चुका है। सिर्फ मैडम अगर हमारी बात सुन रही हो तो इस मंच के जरिए से हम उनको आभार दे दें, क्योंकि मैम का इतना सुंदर कार्यक्रम रहा है कि समय का बिल्कुल पता नहीं चल पाया है। तो मैं अपने सभी साथियों के तरफ से, मैम अगर हो तो अच्छा है, और मैं उन्हें हेलो। पर्सनली आप लोगों की तरफ से बता दूंगा। वाकई आज बहुत कार्यक्रम में उन्होंने बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारियां हमें साझा की हैं। हेलो। मैं उनकी जितनी भी उनकी तारीफ की जाए, जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार पर और एंटी करप्शन के काम करने की शैली पर आज जो हमें जानकारी दी है, इतने कम समय में यह जानकारी हमें मिल पाना और किसी से संभव नहीं था, क्योंकि वो इस व्यवस्था को देखी हुई है। तो ये व्यवस्था को उन्होंने समझकर हमें ये जानकारी दी है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे ख्याल से देवेंद्र सक्सेना जी भी हमारी बात सुन रहे हैं, जो उनके पड़ोसी हैं। और मैं आज बहुत सारे साथियों के सवाल भी नहीं ले पाया हूं। हम कोशिश करेंगे कि 12 अक्टूबर के सेशंस में, मतलब एक्चुअली उस दिन हम ओपन मंच रखने वाले हैं 12 तारीख को। 12 अक्टूबर हमारा सूचना का अधिकार दिवस है, उसमें हमारे सभी प्रशिक्षक और साथी जो है मौजूद रहेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और प्रशिक्षक उपलब्ध होंगे तो उनकी शंकाओं को हम दूर करने की कोशिश करेंगे 12 अक्टूबर को। तो मैं आप लोगों से सबसे क्षमा चाहता हूं, आप लोगों को मौका नहीं मिल पाया। अग्रवाल सर, ये मैम का नंबर मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, अगर वो चाहेंगी तो मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, कुछ बातें कुछ करना था एक प्रकरण संबंध में। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम यहाँ पे जो प्रशिक्षक को बुलाते हैं मंच में, वो प्रशिक्षक जी, जी। के निजी तौर पे हम उनको जटिलताओं में नहीं डाल सकते।